ही गाइस, मेरा नाम प्रतीक जगाती है और आज हम डिस्कस करेंगे रिस्क मैनेजमेंट फ्रॉम एसएफएम सब्जेक्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। रिस्क मैनेजमेंट, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि रिस्क जो मैनेज हमें करना है, तो हमें सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि किस किस टाइप का रिस्क होता है जो आपको मैनेज करना होता है। यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क है जो आपको मैनेज करना पड़ेगा। डैडी, सबसे पहले स्ट्रेटेजिक रिस्क। एंड स्ट्रेटेजिक रिस्क, आपका स्ट्रेटेजी से रिलेटेड क्या रिस्क आ सकते हैं। फिर दूसरा हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लायंस रिस्क। एंड उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ऑपरेशनल रिस्क। एंड फिर हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल रिस्क। ये चार रिस्क ही हम डिस्कस करेंगे पहले। तो ये चार डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क है। फाइनेंशियल रिस्क के अंदर और भी अलग अलग टाइप्स ऑफ रिस्क हैं जो हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्ट्रेटेजिक रिस्क। क्या होता है स्ट्रेटेजिक रिस्क, आपको ये समझना है। यानी वर्ड में ही मीनिंग छिपा हुआ है। स्ट्रेटेजिक रिस्क यानी आपने जो स्ट्रेटेजी लगाया है वो आपके लिए फ्रूटफुल नहीं हुआ। आपने जो स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंट किया उससे आपको बेनिफिट नहीं मिल रहे हैं। किस तरीके से हमें स्ट्रेटेजी लगाने से बेनिफिट नहीं मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप समझो कि आपने क्या किया, एक अच्छा मेथड लगा के अपने बिजनेस चलाना चाहा, पर आगे से क्या हुआ, नया टेक्नोलॉजी आ गया। नया टेक्नोलॉजी आने की वजह से जो आपने पहले जो सोचा था, मेथड जो लगाया था, जिसके दम पे आपने स्ट्रेटेजी लगाया था, वो आपका फेलियर हो गया। इसलिए बहुत सारे टाइम पे ऐसा होता है कि हमारा प्लान बहुत अच्छा रहता है, हम बहुत अच्छा तरीका से अच्छा प्लान ही इम्प्लीमेंट करते हैं, पर क्या होता है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वगैरह आ जाता है, या फिर आपको अच्छा खासा टक्कर देने वाला कोई कंपटीटर आ जाता है, उसका जो मेथड से वो आपसे भी बेटर हो, तो वैसा सिचुएशन में आपका स्ट्रेटेजी भी फेलियर साबित हो जाता है। हम बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं इस चीज़ का। जैसे मैं एग्जाम्पल, दो तीन एग्जाम्पल डिस्कस करूंगा। एक दो एग्जाम्पल तो आईसीआई ने भी दिया हुआ आपको, जेट इस कोडेक का एग्जाम्पल, नोकिया का एग्जाम्पल, ये भी हम डिस्कस करेंगे। पर रिसेंट का अगर हम एग्जाम्पल देखें तो हम जियो और एयरटेल का एग्जाम्पल अच्छा खासा देख सकते हैं। जियो के आने से पहले एयरटेल का मार्केट बहुत अच्छा खासा था, यानी अच्छा खासा मार्केट कैप्चर किया हुआ था, एंड उनका रेवेन्यू भी बहुत अच्छा खासा जनरेट हो रहा था। उनका स्ट्रेटेजी वगैरह सब कुछ सही चल रहा था, वो अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे थे, अच्छा सर्विस दे रहे थे। लेकिन जैसे जियो नया कंपटीटर मार्केट में एंटर किया, उन्होंने अपना स्ट्रेटेजी को बदल डाला। उन्होंने 4G सर्विस वो लेके आए, एंड वहाँ पर उन्होंने अच्छा अच्छा प्लान्स दिया, और इंटरनेट स्पीड वगैरह भी सब कुछ अच्छा था, कॉलिंग वगैरह फ्री कर दिया। तो वैसा सिचुएशन में क्या हुआ, एयरटेल के एंड से कोई प्रॉब्लम नहीं था। एयरटेल का स्ट्रेटेजी तो वैसे ही चल रहा था, उन्होंने अपने हिसाब से सही स्ट्रेटेजी लगाया था, पर उसके बावजूद भी नया कंपटीटर आने की वजह से उनका स्ट्रेटेजी फेलियर हो गया। और वो फिर आपको तो पता है, एक बार इंटरव्यू में तो वो रोने जैसे हो गए थे। ठीक है, वो ब्लेम कर रहे थे कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, इस तरीके से क्यों प्राइस इतना कम दाम में क्यों दिया जा रहा है। तो ये सारा बहुत सारा प्रॉब्लम आया था। तो ये भी क्या हुआ, उनके एंड से फेलियर था। कहाँ फेलियर था, कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजी में फेलियर था, क्योंकि नया कंपटीटर आ गया, उसका बेटर स्ट्रेटेजी था आपसे। ये एक एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो हम बात कर सकते हैं नोकिया का एग्जाम्पल। नोकिया का अपने टाइम में एक टाइम ऐसा था जब अगर हम बात करें 2000 के अराउंड पे, 2000 से 2010 तक के अराउंड में अगर हम उस टाइम में बात करें, तो उस टाइम में नोकिया किंग था। नोकिया का ही मोबाइल चलता था हर जगह पे। आपने भी सबसे पहले अगर कभी मोबाइल देखा होगा तो नोकिया ही देखा होगा, नोकिया का ही मोबाइल चलता था। पर क्या हुआ अचानक से आज के दिन, क्या हम नोकिया खरीदना प्रेफर करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। आपको मार्केट में नोकिया दिखेगा ही नहीं। इन नोकिया पूरा खत्म हो चुका है। क्यों खत्म हुआ, उसके पीछे क्या रीजन था? उसने तो पूरा वर्ल्ड वाइड कैप्चर करके रखा हुआ था मार्केट का, अच्छा खासा उसका रेवेन्यू था, अच्छा खासा सेल्स था। क्या हो गया अचानक से कि नोकिया पिट गया? नोकिया ने क्या किया, नया नया जो टेक्नोलॉजी आया उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। कौन सा टेक्नोलॉजी? जो एंड्रॉयड फ़ोन आया, टच स्क्रीन मोबाइल फ़ोन आया था, वो टच स्क्रीन मोबाइल फ़ोन वगैरह का जो टेक्नोलॉजी था, जो एंड्रॉयड का टेक्नोलॉजी था, वो उन्होंने अडॉप्ट नहीं किया। वो अपने पुराने सिम्बाइन वगैरह में चल रहे थे, एंड उसके अकॉर्डिंगली जो छोटा फ़ोन वगैरह आ रहा है उसी में चला के काम चला रहे थे। एंड एंड में क्या हुआ, वो ख़त्म हो गए। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि नोकिया ने क्या किया, लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से उसने अपने आप को चेंज नहीं किया। तो ये यहाँ पर उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, और जिसकी वजह से वो ख़त्म हो गए। मतलब उन्होंने नया टाइम टू टाइम अपडेटेड स्ट्रेटेजी नहीं लगाया बिजनेस पे, इसलिए वो ख़त्म हो गए। फिर तीसरा अगर एग्जांपल ले हम कोडेक का, ये नोकिया और कोडेक का एग्जांपल आईसीए में दिया हुआ ही है, आप एग्जाम में भी कोड करके आ सकते हो, चलेगा। अगर हम कोडेक का बात करें तो कोडेक का पहले कैमरा आता था, एंड कोडेक ने भी अच्छा खासा वर्ल्ड वाइड मार्केट कैप्चर किया हुआ था। कोडेक का ही कैमरा चलता था। लेकिन आपको पता है कोडेक अपने कैमरे से पैसा नहीं कमाता था, कोडेक कमाता था उसके फिल्म से। वो जो फिल्म से जो फोटो निकल के आता उससे वो पैसा कमाता था, उसका चार्जेस अच्छा खासा लेता था, एंड उसका अच्छा खासा रेवेन्यू हो रहा था उस फिल्म से। कोडेक अपना कैमरा का प्राइस बहुत कम रखता था, पर उसमें जो फिल्म लगता था उसका प्राइस वो बहुत अच्छा खासा हाई रखता था, एंड उससे अच्छा खासा पैसा कमा रहा था।
लेकिन आपको याद होगा 1975 की बात है, अराउंड अप्रोक्सीमेटली, मैं श्योर नहीं हूँ। तो उस टाइम में डिजिटल कैमरा का शुरुआत हुआ था एंड ये इन्वेंट भी उन्होंने ही किया था। किसने? कोडेक ने। पर कोडेक को अपना पुराना वाला रेवेन्यू से इतना ज़्यादा लालच था, उनको दिख रहा था कि मेरा फिल्म से ये सब पुराना कोडेक का जो टेक्नोलॉजी उससे मेरा अच्छा खासा रेवेन्यू आ रहा है। उसने क्या किया? डिजिटल कैमरा में स्विच नहीं किया। एंड फिर क्या हुआ? नया नया दूसरा कंपटीटर आने लगे, दूसरे कंपटीटर ने आके क्या किया? मार्केट को कैप्चर कर लिया। एंड कोडेक, फिर आज कोई नहीं जानता कोडेक को, कोई पूछता भी नहीं है। कोडेक का कैमरा दिखेगा नहीं, कोडेक खत्म हो गया टोटली। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि सबसे पहला जो रिस्क है, अगर हम बात करें, डेट इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक रिस्क। स्ट्रेटेजिक रिस्क का मतलब ये है कि आपको टाइम टू टाइम अपडेटेड रहना पड़ेगा। आप मार्केट में कितने ज़्यादा एक्सपीरियंस बंदे क्यों ना हो, आपने अगर टाइम टू टाइम खुद को अपडेट नहीं किया, आप ख़त्म हो जाओगे। अगर हम बात करें रिलायंस फैमिली के अंदर, मुकेश अंबानी और जो अनिल अंबानी है, जो रिलायंस का पहले जो हम सिम यूज़ करते थे, रिलायंस कंपनी भी बहुत बड़ा कंपनी था, जो कि अनिल अंबानी के हाथ पे चला गया था, रिलायंस का जो कंपनी था। पर क्या हुआ? उन्होंने टेक्नोलॉजी वगैरह, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपने आप को एक्सपांड नहीं किया। एंड आज रिलायंस बंद हो चुका है, रिलायंस को कोई पूछ भी नहीं रहा। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें टाइम टू टाइम अपने स्ट्रेटेजी को भी अपडेट करना पड़ेगा। जगह जगह पे हमें डिसीजन को चेंज करके हमें यू टर्न भी लेना पड़ेगा। ये बहुत सारा जरूरत चीज़ है। एक और पॉजिटिव एग्जांपल भी है, वो भी आईसीए ने हमारे साथ डिस्कस किया, डेट इज जेरोक्स कंपनी का। जो जेरोक्स कंपनी है, पहले उनका काम क्या था? सिर्फ फोटोकॉपी करते थे, यानी डॉक्यूमेंट्स डाला, फोटोकॉपी करके दे दिया। पहले उनका ये काम था। फिर नया नया टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ, डेट इज लेजर प्रिंटिंग करना। जो हम प्रिंटिंग वगैरह करते हैं, वो लेजर प्रिंटिंग करने का नया टेक्नोलॉजी है। तो जेरोक्स ने क्या किया? उसे भी अडॉप्ट किया और वैसा लेजर प्रिंटिंग वाला भी मशीन बनाने लग गया वो। एंड उसकी वजह से आज भी वो अच्छा खासा रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें ये समझना कि ऐसा नहीं कि सारी कंपनी पिट गई। बहुत सारी कंपनी जिन्होंने अपने टेक्नोलॉजी के हिसाब से, जैसे जैसे कस्टमर का टेस्ट होता है, उस कस्टमर के टेस्ट के हिसाब से अपने आप को जब बदलते रहते हैं, तो वैसा सिचुएशन में प्रॉब्लम भी नहीं आएगा। और ये हर जगह एप्लीकेबल होता है। आपको अपने हिसाब से बिजनेस नहीं करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि मार्केट का क्या नीड है, मार्केट का क्या डिमांड है। मार्केट के डिमांड के अकॉर्डिंगली ही आपको रिएक्ट करना पड़ेगा, तभी आप रेवेन्यू अर्न कर पाओगे। अदरवाइज आप रेवेन्यू अर्न नहीं कर पाओगे। अगर हम रिसेंट बात करें, रिसेंट की बात करें, तो हमें जब नया नया पता चला था कि कोरोना वायरस वगैरह आ रहा है, तो कोरोना वायरस वगैरह आ रहा है तो बहुत सारा बिजनेस आपको पता ही पिट चुका है। बहुत सारे रेस्टोरेंट, होटल्स वगैरह बंद भी हो गए। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी पर्सन्स थे, बहुत सारी ऐसी एंटिटी भी थी, जब उन्हें दिखा कि हाँ अभी ऐसा कोरोना वगैरह का केसेस आ रहा है, तो यहाँ पर जैसे हॉस्पिटल इक्विपमेंट्स, मास्क वगैरह, ये सब चीज़ों का डिमांड बढ़ेगा। तो बहुत सारे लोगों ने स्विच किया अपने बिजनेस को, और वो ये सब में डील करने लग गए, मास्क वगैरह ये सब सारी चीज़ों पे। और वहाँ से उन्होंने अच्छा खासा रेवेन्यू भी अर्न किया। तो यहाँ पर क्या किया? उन्होंने अपने डिसीजन को विथ टाइम्स, कस्टमर का नीड के हिसाब से अपने डिसीजन को बदला, अपने स्ट्रेटेजी को चेंज किया, एंड उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने पैसा अर्न किया। तो डेट इज क्या, इसका मतलब क्या? रिस्क को मैनेज ही तो करना हुआ। स्ट्रेटेजिक का जो रिस्क है उसे मैनेज करना, डेट इज रिस्क मैनेजमेंट। यानी हमने यहाँ पर मैनेजमेंट के बारे में बात नहीं करें, हम ओवरऑल बात करें स्ट्रेटेजिक रिस्क क्या है, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। तो पूरा ऑल टुगेदर मैंने आपको समझाया स्ट्रेटेजिक रिस्क क्या है। अब आगे हम पढ़ते हैं एक बार आईसीए का, क्योंकि थ्योरी तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा, ताकि हम उसके अंदर से कुछ कुछ की पॉइंट्स, की वर्ड्स वगैरह निकाल सकें, एंड वो हम अपने एग्जाम में भी लिख के आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेटेजिक रिस्क के अंदर, ए सक्सेसफुल बिजनेस ऑलवेज नीड्स ए कम्प्रेहेंसिव एंड डिटेल्ड बिजनेस प्लान। मैं बता दूं वापस से, यहाँ पर मैंने पिछले वीडियो वगैरह में बताया था आपको, जो भी मेरा नोट्स वगैरह था, मैं बता दूं मैंने नोट्स आईसीआई से ही बनाए हैं। बस मैंने क्या किया, अननेसेसरी थिंग्स को थोड़ा बहुत हटाया, ज़्यादा नहीं हटाया। एंड मैंने जो जो इंपॉर्टेंट लाइन्स है उसे मैंने रीड मार्क कर दिया, ताकि एग्ज़ाम में आप अभी अगर पढ़ोगे, मैं इसे पीडीएफ को अपलोड करूंगा ऑब्वियसली आपका टेलीग्राम चैनल पे। आप जब इसे पढ़ोगे ना, तो थ्योरी को, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, जो रेड मार्क है सिर्फ उसी ही पढ़ के चले जाओगे, एग्जाम में तो चल जाएगा। बस आप जस्ट रीडिंग करके जाना है, ताकि आपको आइडिया मिल जाएगा। ऐसे भी छोटा छोटा आंसर ही लिखना है आपको एसएफएम के अंदर, थ्योरी में ज़्यादा लंबा चौड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकल पेपर जब आप करोगे तो वहाँ पर आपको टाइम अच्छा खासा लग जाएगा। यहाँ पर आप ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि आपको बड़ा बड़ा आंसर्स लिखना है, छोटा छोटा आंसर्स लिख के आओगे, चलेगा, बात खत्म है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, बट इट्स ऑल्सो ए फैक्ट ऑफ लाइफ दैट इफ थिंग चेंजेस इवन द बेस्ट लेड प्लान कैन बिकम आउटडेटेड। वही, अगर मार्केट का डिमांड बदल गया ना, तो कितना ही अच्छा प्लान क्या हो, क्यों ना हो, वो आउटडेटेड हो जाता है। जैसे एंड्रॉयड आते ही सिम्बाइन वगैरह जो भी नोकिया का था, सब कुछ खत्म हो गया, बर्बाद हो गया। इफ इट कैनॉट कीप पेस विद द लेटेस्ट ट्रेंड्स, ये बहुत जरूरी है, इसी को कहा जाता है स्ट्रेटेजिक रिस्क। फिर आगे,
स्ट्रेटेजी रिस्क इज अ रिस्क इन विच कंपनी स्ट्रेटेजी बिकम्स लेस इफेक्टिव एंड इट स्ट्रगल्स टू अचीव इट्स गोल्स। चलो इसका इतना जरूरत नहीं है। आपका जो स्ट्रेटेजी रिस्क किस चीज़ की वजह से हो सकता है? टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, मैंने बताया था आपको। नया कंपटीटर मार्केट में एंटर हो गया जैसे जियो, है ना। कस्टमर का डिमांड बदल गया, ये सारा मैंने अपने एग्जाम्पल में डिस्कस किया था आपके साथ। इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, कॉस्ट रॉ मटेरियल से जिससे आप फिनिश गुड्स बनाते हो, वो रॉ मटेरियल का कॉस्ट इतना ज़्यादा हो गया कि आप एक कस्टमर के डिज़ायर प्राइस में आप बेच ही नहीं पा रहे हो। तो ऐसा बहुत सारा प्रॉब्लम आ गया। तो यहाँ पर इसके साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया था कि कोडेक का एग्जांपल मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया, है ना। कोडेक ने जैसे 1975 में वो डेवलप कर पाता था, लेकिन उसने नहीं किया एंड वो फेलियर साबित हुआ। इसके अलावा नोकिया का केस भी मैंने बताया था, टच स्क्रीन मोबाइल फ़ोन, यहाँ पर जैसे कि हम एंड्रॉयड का बात करें। फिर सैमसंग जो है वो आया और उसने टच स्क्रीन और एंड्रॉयड फ़ोन के साथ आया, तो वो बहुत चला था सैमसंग का मोबाइल फ़ोन। हालांकि आज थोड़ा कम चल रहा है, पर चल रहा है, आज भी चल रहा है, पर उस टाइम में बहुत चला था सैमसंग का मोबाइल फ़ोन, अच्छा खासा चला था। और पॉजिटिव एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको समझाया था जेरोक्स का, जो पहले फोटोकॉपी मशीन का काम करता था, उस मशीन बनाता था, बाद में लेज़र प्रिंटिंग में उसने स्विच कर दिया और अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमाया। इस तरीके से हमने डिस्कशन किया किसका? स्ट्रेटेजी रिस्क का। अब आगे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ रिस्क में, कंप्लायंस रिस्क। कंप्लायंस रिस्क वर्ड से ही आप मतलब समझ जाते हो। कंप्लायंस रिस्क का मतलब क्या है कि सबसे पहले कंप्लायंस वर्ड का मतलब समझते हैं। कंप्लायंस का मतलब क्या? जो भी हमारे ऑथोरिटीज़ का लॉस एंड रेगुलेशन है, गवर्नमेंट ऑथोरिटीज़ वगैरह हो गए, इनका लॉस एंड रेगुलेशन है, ये हमें फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप रूल्स लॉस एंड रेगुलेशन अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो आपने कंप्लायंस नहीं किया। और अगर आप कंप्लायंस नहीं करोगे तो क्या होगा? आपका पेनल्टीज लग सकता है, फाइन्स लग सकता है, आपको जेल भी हो सकता है, ऐसा बहुत कुछ हो सकता है। तो यहाँ पर कंप्लायंस रिस्क भी आ जाता है। किस तरीके से? जैसे अगर मैं बात करूँ, एक कंपनी है, तो कंपनी को कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंगली सारा लॉ का कंप्लायंस करना पड़ता है। और अगर मान लो कोई लिस्टेड कंपनी से जिसने स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग करा के रखा हुआ है, तो उसे सेबी का गाइडलाइंस को भी फॉलो करना पड़ता है। अगर वो सेबी का गाइडलाइंस वगैरह फॉलो नहीं करे तो भी उस पर फाइन्स, पेनल्टीज और इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम ये डिस्कस करेंगे सिंपल तरीके से एग्जाम में लिखने के लिए। कंप्लायंस रिस्क का मतलब क्या हो गया कि आपको रूल्स रेगुलेशन लॉस वगैरह को फॉलो करना पड़ेगा, ये हमें समझ में आया। अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो हमें फाइन लगेगा, पेनल्टीज लगेगा, ये हमें समझ में आया। साथ ही साथ मैंने आपको ये बताया कि कंपनी जो कंपनीज है उसको कंपनी एक्ट 2013 और साथ में रिलेटेड जो भी रूल्स वगैरह है वो सारा फॉलो करना पड़ेगा। 2014-16 का जो भी रूल्स वगैरह कंपनीज रूल्स वो सारे आपको फॉलो करना पड़ेंगे। अगर वो आपने फॉलो नहीं किया तो भी आप पे फाइन्स पेनल्टीज लगेगा। और जो लिस्टिंग कंपनीज है उसे सेबी का गाइडलाइंस वगैरह भी फॉलो करना पड़ेगा। अगर वो नहीं करेगा तो वही फाइन पेनल्टीज लगेगा। तो हम इस तरीके से आराम से लिख सकते हैं, जो मैंने आपको नेचुरल वे में बताया ये सारा हम लिख सकते हैं कि अगर नॉन कंप्लायंस किया तो आपका फाइन भी लग सकता है, इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है, जेल भी हो सकता है आपको। सेबी का गाइडलाइंस आपको फॉलो करना पड़ेगा एंड जो भी रूल्स रेगुलेशन एंड गाइडलाइंस है ये आपको फॉलो करना पड़ेगा, कंप्लाई करना पड़ेगा। नहीं किया तो कंप्लायंस रिस्क है, रिस्क है मतलब आपका फाइन्स एंड पेनल्टीज लगने वाला है। फिर आगे अगर हम बात करेंगे तो मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, अलग अलग स्टेट का अपना अपना रूल्स एंड रेगुलेशन होता है। अगर मान लो आप अपने बिजनेस को ज्योग्राफिकली फैलाना चाहते हो, मान लो आप मुंबई में काम कर रहे हो और आपका इंटेंशन है कि मैं गुजरात में काम करना चाहता हूँ, तो मुंबई और गुजरात अलग अलग स्टेट हो गया, है ना। महाराष्ट्र अलग स्टेट हो गया, गुजरात आपका अलग स्टेट हो गया। तो यहाँ पर अलग अलग स्टेट का अपना अपना अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, स्टेट का भी डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशन होता है। तो यहाँ पर क्या रिस्क आ जाता है कि अगर हम दूसरे स्टेट में बिजनेस करते हैं और हमें आइडिया नहीं, हमें नॉलेज नहीं है प्रॉपरली कि उस स्टेट का क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, और अगर मान लो हम डिफॉल्ट कर जाते हैं तो हमारा उस केस में भी फाइन्स एंड पेनल्टीज लग जाता है। तो ये पॉइंट भी आप इसी से रिलेटेड अभी ये जस्ट रीड करके आप इंप्लीमेंट कर सकते हो कि अलग अलग स्टेट का अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन होता है। और हमें बहुत प्रॉब्लम होता है जब हम दूसरे स्टेट में स्विच करते हैं, क्योंकि वहाँ का रूल्स एंड रेगुलेशन का आपको आइडिया नहीं होता है और आपको वो आइडिया लेके रखना पड़ेगा, नहीं तो बहुत सारा दिक्कत आ सकता है आप पे। तो चलिए ये हमने समझा, कंप्लायंस रिस्क भी हमने क्लियर किया। फिर आगे हम बात करेंगे ऑपरेशनल रिस्क के बारे में। ऑपरेशनल रिस्क का मतलब क्या हो गया कि जो आप डे टू डे ऑपरेशन करते हो, एंटिटी इंटरनली जो भी आपका डे टू डे ऑपरेशन होता है, उस ऑपरेशन में अगर आपने डिफॉल्ट कर दिया, मान लो ऑपरेशन में कैसे डिफॉल्ट कर दिया कि आप है ना कुछ किसी पार्टी को आपको मान लो 10,000 रुपये का गुड्स देना, आपने क्या किया, 10,000 रुपये पैसा लिया, बदले में गलती से 20,000 रुपये का गुड्स दे दिया। और या फिर मान लो किसी पार्टी को आपने गुड्स दे दिया और उसका बिलिंग, जैसे क्रेडिट में गुड्स आता है, उसका बिलिंग में सेल्स वैल्यू वगैरह में चेंजेस कर दिया, यानी कुछ कुछ अलग अलग गलती, छोटा छोटा गलती आपने किया। और मान लो जैसे अगर हम टैली का बात करें तो टैली में आप देखते होंगे हम ऑफिस वगैरह में काम करते हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे सिचुएशन में क्या होता है, अगर आपका कुछ भी गलती वगैरह रहता है तो आपका ऑलरेडी प्रोसेस वैसा लगाया हुआ रहता है कि वो गलती पकड़ में आ जाता है ना। तो यानी यहाँ पर हम ये समझना चाहते हैं कि जो आपका ऑपरेशनल रिस्क है, यहाँ पर सबसे पहली बात पीपल से गलती होता है, इंसान है, हमसे गलती होता है।
तो वो गलती को रोकने के लिए कोई प्रोसेस होना चाहिए, कोई प्रोसेस आप लगाओ जिससे वो गलती को रोका जा सके। कैसे प्रोसेस लगा सकते हैं? एक इंसान का काम को दूसरा इंसान चेक कर रहा है। आप देखना जनरली आप अगर काम करो और आप ही चेक करोगे, आपको गलती नहीं दिखाई देगा, ये फैक्ट है। लेकिन आपका काम क्या हुआ, अगर कोई दूसरा बंदा चेक करेगा तो उससे गलती दिखाई देगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, गलती को अवॉइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये सबसे बड़ा रिस्क है कि क्या ऑपरेशनल रिस्क, जहाँ पर आप डे टू डे एक्टिविटी में कुछ कुछ गलती करते हो, दैट इज कॉल्ड ऑपरेशनल रिस्क। चलिए हम इसे पढ़ लेते हैं फटाफट से। इट ऑल्सो रिलेट्स टू फेलियर to cope with day-to-day operational problems. Operational risk relates to people as well as process. और अगर एक एग्जांपल है आईसीए का, हम यही कोट करके आ सकते हैं। बहुत सारा गलती हो सकता है ऑपरेशनल रिस्क के अंदर, आपका डे टू डे एंटिटी के अंदर बहुत सारा गलती करते हैं, वहाँ पर कहीं कहीं तो फ्रॉड भी होता है, वो सारा तो रिस्क है ही आपका। तो यहाँ पर अगर हम अच्छा इंटरनल कंट्रोल रखें, आपने ऑडिट में भी पढ़ा होगा, अगर आप अच्छा इंटरनल कंट्रोल रखते हो, अच्छा खासा सिस्टम रखते हो, अच्छा खासा प्रोसेस रखते हो, तो उससे आपका ऑपरेशनल रिस्क क्या होगा, कम हो जाएगा आपका। यहाँ पर हम देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक एम्प्लॉई है, पेइंग आउट ₹1,00,000 फ्रॉम द अकाउंट ऑफ द कंपनी इंस्टेड ऑफ ₹10,000। देना था आपको 10,000 रुपया, पर आपने गलती से क्या किया, 1,00,000 रुपया पेमेंट कर दिया, है ना। तो ऐसा सिचुएशन में क्या हुआ, अगर मान लो इस इंसान का काम को कोई दूसरा बंदा चेक करे तो ऐसा गलती नहीं होता, गलती आता तो भी पकड़ में आ जाता, और आगे हम जिनको पेमेंट किया उससे हम डिस्कस करके पेमेंट वापस से रिफंड करा सकते थे। तो यहाँ पर ये पीपल का भी गलती है, साथ में प्रोसेस का भी गलती। कैसे? पीपल का गलती है कि उसने तो ऐसा काम किया, अगर प्रोसेस अगर अच्छा रहता तो वो गलती पकड़ में आ जाता। कैसा प्रोसेस? कोई दूसरा बंदा चेक कर रहा है उसको। जैसे एन ऑर्गेनाइजेशन कैन एम्प्लॉय अनदर पर्सन to check the work of that person who has mistakenly paid ₹1,00,000, or it can install an electronic system that can flag off unusual amount. अब देखे होंगे ना, जैसे कुछ कुछ सिस्टम लगाया हुआ रहता है टैली में, ए करके आ जाता है आपका ये गलती होगा, तो वहाँ पर हम उस चीज़ को ठीक कर मतलब हमें पता चल जाता है। तो इसलिए आपको ज़रूरी है कि पीपल का गलती को एक प्रोसेस होना चाहिए, वो प्रोसेस इंसान भी हो सकता है, कंप्यूटर भी हो सकता है, जो उसकी गलती को पकड़ ले ताकि हम उसे रेक्टिफाई कर सकें। तो यहाँ पर अभी तक हमने 3 सिंपल पॉइंट डिस्कस किए रिस्क मैनेजमेंट के अंदर। पहला था स्ट्रेटेजी रिस्क, जिसके अंदर आपको एग्जांपल के तौर पे ध्यान में रखना, जियो का एग्जांपल रख सकते हो आप, और फिर बाद में जियो एंड एयरटेल का एग्जांपल रखा हमने, नोकिया का एग्जांपल रख दिया हमने, कोडेक का एग्जांपल रख दिया, जेरोक्स मशीन का एग्जांपल रख दिया हमने, ये सारे का एग्जांपल रखा। इसके बाद कंप्लायंस रिस्क में हमने देखा था कि सेबी का गाइडलाइंस फॉलो करना है, कंपनी से 2013 को फॉलो करना है, जो भी कंपनीज रूल्स है उससे फॉलो करना है, नहीं तो फाइन्स एंड पेनल्टीज लग जाएगा आपका। फिर इसके बाद हमने डिस्कस किया था ऑपरेशनल रिस्क के अंदर कि डे टू डे रिस्क आपको कैसे मैनेज करोगे आप, जैसे कि पीपल से भी गलती हो सकता है, प्रोसेस, ये दोनों में प्रॉब्लम है। प्रोसेस ऐसा है जो पीपल का गलती को रोके, है ना, ये डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क मनी से रिलेटेड है, ये आपको ध्यान में रखना है। किस टाइप का फाइनेंशियल रिस्क हो सकता है? जैसे आपका प्राइसेस वगैरह में चेंजेस आ गया, एक्सचेंज रेट में चेंजेस आ गया। मैं समझाऊंगा एक्सचेंज रेट में चेंजेस आने का मतलब क्या। जैसे मान लो आप फॉरेन एक्सचेंज पे डील करते हो, आपने गुड्स मंगवाया क्रेडिट में यूएसए से, आपको पेमेंट तो करना है डॉलर पे, तो जिस दिन गुड्स मंगवाया उस दिन ₹50 पर डॉलर था, तो आपको अगर मान लो आपने $1 का गुड्स मंगाया तो आपको ₹50 ही देना पड़ेगा। लेकिन सपोज आप 2 महीने के बाद पेमेंट कर रहे हो और तब रुपी पर डॉलर 70 हो गया, अब तो आपको ₹70 दे के $1 खरीदना पड़ेगा। तो ये एक्सचेंज रिस्क हो गया आपका। एक्सपोर्टर के केस में अगर रुपी पर डॉलर गिर गया तो भी वहाँ पर दिक्कत है। तो यहाँ पर एक्सचेंज रेट का रिस्क है, प्राइस में चेंजेस का रिस्क हो सकता है, क्रेडिट रेटिंग में रिस्क हो सकता है आपका, एंड इंटरेस्ट रेट में रिस्क हो सकता है। मान लो आपको अच्छा खासा कोई क्रेडिट रेटिंग देखा, उसके बेसिस में आपने इन्वेस्टमेंट वगैरह किया, पर वहाँ पर कोई प्रॉब्लम था जिसके चलते दिक्कत आ गया। ये लेहमन ब्रदर्स का केस में भी ऐसा ही कुछ हुआ था, जहाँ पर क्रेडिट रेटिंग वो लोग गलत करवाते थे, जिसके चलते बर्बादी हो गया था। अब एक बार देख लेना, मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगा लेहमन ब्रदर का केस का, जो ख़त्म हो चुका कंपनी, तो वहाँ पर भी आप डिस्कस करोगे, उसका कोई वीडियो देखोगे, आपको समझ में आएगा कि क्या प्रॉब्लम हुआ था। वहाँ पर हुआ था क्रेडिट रेटिंग से रिलेटेड आपका क्या प्रॉब्लम था। और इंटरेस्ट रेट का रिस्क क्या हो गया, इंटरेस्ट रेट अगर चेंजेस हो जाता है तो हमें पता है प्राइस चेंज होता है। हमने बॉन्ड एनालिसिस के अंदर पढ़ा था इंटरेस्ट रेट के बारे में कि इंटरेस्ट रेट अगर गिरता है बढ़ता है तो आपका प्राइस में इम्पैक्ट पड़ता है। और साथ ही साथ मानो ना, अगर आपने फिक्स रेट पे इंटरेस्ट पे बोरो किया फंड्स, आपने 10% के फिक्स रेट पे इंटरेस्ट बोरो किया 5 साल के लिए, और नेक्स्ट ईयर जो है इंटरेस्ट रेट गिर के आपका 8% हो गया, तो अब बाकी लोग तो मार्केट में 8% में बोरो कर सकते हैं फंड्स, पर आपको तो 10% में फंड्स बोरो करना पड़ेगा। इससे प्रॉब्लम क्या आएगा, आपका हायर इंटरेस्ट कॉस्ट लग रहा है, और हायर इंटरेस्ट कॉस्ट लगेगा तो आपका प्रोडक्शन कॉस्ट भी आपका हायर लग सकता है, तो आपको सेल भी ज़्यादा प्राइस में करना पड़ेगा। सेल ज़्यादा प्राइस में करोगे तो कंपटीशन में प्रॉब्लम आएगा आपका। तो इस तरीके से घुमा फिरा की सारी इंटर रिलेटेड है जो आपका लॉसेस क्रिएट कर सकता है, और ये वन ऑफ द रिस्क है। तो यहाँ पर अब हम डिस्कस करेंगे कि फाइनेंशियल रिस्क जो है वो बहुत सारे कैटेगरीज में डिवाइडेड है।
अलग अलग टाइप के फाइनेंशियल रिस्क है जो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करेंगे काउंटर पार्टी रिस्क, फिर इसके बाद है पॉलिटिकल रिस्क, सारा एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। फिर है इंटरेस्ट रेट रिस्क, फिर इसके बाद है करेंसी रिस्क, फिर है लिक्विडिटी रिस्क। ये 5 रिस्क ही है जो हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। चलिए एक एक करके हम डिस्कस करते हैं पांचों रिस्क। पहले हम डिस्कस करते हैं काउंटर पार्टी रिस्क। काउंटर पार्टी रिस्क का मतलब क्या हो गया, मैं आपको सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ। मान लो मैं एक एंटिटी हूँ, मैंने गुड्स सेल किया आप लोगों को, आप लोगों को गुड्स सेल किया ऑन क्रेडिट, पैसा नहीं दिया आप लोगों ने मुझे। आप लोगों ने कहा कि 2 महीने के बाद पैसा दे देंगे, पर आप लोगों ने नहीं दिया पैसा, डुबो दिया मेरा पैसा, खा गए, दिए नहीं, डिफॉल्ट कर गए आप। तो यहाँ पर क्या गया, काउंटर पार्टी ने डिफॉल्ट कर दिया आप लोगों ने, मेरा लॉस हो गया, डेट इज काउंटर पार्टी रिस्क। दूसरा मैं क्वेश्चन एग्जांपल ले रहा हूँ आपके साथ। मान लो इस बार आप कस्टमर नहीं हो मेरे, इस बार आप मेरे सप्लायर हो, आपसे मैंने माल खरीदना है। मैंने क्या कि आपको एडवांस में पैसा दे दिया और बोला मुझे माल भेज दो, एडवांस में पैसा दिया और बोला माल भेज दो, पर आपने क्या किया, माल भेजा ही नहीं, मेरा पैसा खा गया। एंड ये रियलिटी में बता रहा हूँ, मेरे एक फ्रेंड मेरा कज़िन ही है, मेरे कज़िन के साथ ऐसा केस हुआ था अभी रिसेंट 2 महीने पहले की बात है, जहाँ पर उसने क्या किया था, कोविड से रिलेटेड कुछ कुछ मंगवाए थे, सैनिटाइज़र वगैरह अच्छा खासा, अराउंड 2 लाख रुपीज़ का उन्होंने माल मंगवाया था, जहाँ पर उन्होंने एडवांस पेमेंट कर दिया था 50,000 का। 50,000 का एडवांस पेमेंट किया था, 2 लाख रुपीज़ का गुड्स मंगवाना था दिल्ली से, और उसने कहा था 50,000 एडवांस देना पड़ेगा। एंड वो बंदा बाद में फ्रॉड निकला। जो भी हो XYZ किसका गलती था क्या था वो मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। तो 50,000 रुपये उसे ट्रांसफ़र कर दिया गया, और फिर बाद में उसने क्या किया, एक पार्सल लगाया, पर पार्सल के अंदर कुछ नहीं था। तो यहाँ पर इस तरीके से पूरा 50,000 रुपये डूब गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, काउंटर पार्टी ने डिफ़ॉल्ट कर दिया, कैसे कि उसने माल ही नहीं बेचा, आपसे पैसा ले लिया। ये रिस्क हो सकता है। दूसरा, आपने मान लो क्या किया, फंड्स दिया किसी को, लेंड किया आपने, किसी ने आपसे फंड्स बोरो किया, और वो आपको इंटरेस्ट भी नहीं चुका रहा, प्रिंसिपल भी नहीं चुका रहा है। तो इस तरीके से बहुत सारा काउंटर पार्टी रिस्क हो सकता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, द रिस्क ओकर्स ड्यू टू नॉन ऑनरिंग ऑफ ऑब्लिगेशन बाय द काउंटर पार्टी विच कैन बी फेलियर टू डिलीवर द गुड्स फॉर द पेमेंट ऑलरेडी मेड। आपने पेमेंट कर दिया पर गुड्स आपको नहीं मिला, या फिर आपको ने गुड्स बेचा है और आपको पेमेंट नहीं मिला, और वाइस वर्सा, मतलब वही। और रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग्स एंड इंटरेस्ट, आपने जो आप किसी ने बोरो किया और आपको पेमेंट नहीं कर रहे, ये सारा रिस्क आ सकता है काउंटर पार्टी का। सिंपल था। फिर आगे हम बात करेंगे पॉलिटिकल रिस्क। पॉलिटिकल रिस्क मैं सिंपल तरीके से आपको समझाता हूँ। ये जनरली ओवरसीज इन्वेस्टर फेस करते हैं। अगर हम रिसेंट ट्रेंड का बात करें तो हमें पता है मोदी जी ने बहुत सारा ऐप बैन कर दिया, एंड रिसेंटली मैंने सुना पबजी भी बैन कर दिया, जो कि चाइनीज़ ऐप है ना। तो यहाँ पर पबजी बहुत सारे इंडिया में चलाते हैं, तो जो चाइनीज़ कंपनी है, जो चाइनीज़ एंटिटी है, वो क्या करती है, वो इंडिया में उसका पबजी ऐप चलता है, जिससे ऐड वगैरह के थ्रू जो भी वो अच्छा खासा रेवेन्यू अर्न करते हैं यहाँ पर इंडिया में। तो अब क्या हुआ, पॉलिटिकल रिस्क कैसे आया कि मोदी जी ने कहा कि आज से चाइनीज़ ऐप बंद, पबजी बंद। तो पबजी बंद होने की वजह से क्या हुआ, अब वो जो चाइनीज़ एंटिटी है, चाइनीज़ का बिजनेस वाला है, उसने तो क्या किया, लॉस फेस किया। पर देखा जाए तो यहाँ पर प्रॉब्लम पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, क्योंकि दो कंट्री के बीच में प्रॉब्लम्स आ रहा है। ऑब्वियसली चाइना बहुत सारा प्रॉब्लम कर रहा है यहाँ पर। चाइना की मतलब जो पॉलिटिशियन की उन लोगों की घटियामी की वजह से क्या हो रहा है, वहाँ के बिजनेसमैन भी सफ़र कर रहे हैं, और मजबूरन मोदी जी को क्या करना पड़ रहा है, बैन करना पड़ रहा है। और मुझे नहीं लगता कुछ गलत करे, सही करे। तो यहाँ पर ओवरऑल क्या दिख रहा है कि देखा जाए तो अगर हम बात करें उस चाइनीज़, अब वो जो पबजी ऐप है वो पॉलिटिशियन लोगों का नहीं, वो तो वहाँ के एक बिजनेसमैन का है, चाइनीज़ के बिजनेसमैन का है। अब वो बोलेगा मुझे तो, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैंने क्या किया, वो तो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स है। तो यहाँ पर पॉलिटिकल इशूज आया दो कंट्री के बीच बीच में, जिसके चलते वो बिजनेसमैन सफ़र कर रहे हैं यहाँ पर। तो डेट इज़ कॉल्ड पॉलिटिकल रिस्क यहाँ पर। तो यहाँ पर ये पॉलिटिकल रिस्क जो है, जहाँ पर अब मोदी जी क्या क्या कर सकते हैं। मोदी जी बोलेगा तेरा धंधा ही मैं बंद करवा दूंगा। अगर मान लो उस चाइनीज़ बिजनेसमैन ने इंडिया में कहीं पर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह अगर सेटअप किया हुआ है, कुछ भी बिल्डिंग वगैरह बना के रखा है जहाँ पर काम वगैरह चल रहा है, तो उसे क्या कर दिया जाए, मोदी जी चाहेंगे तो तोड़ देंगे उसे, या फिर उसे जब्त कर लेंगे, अपने कंट्रोल में ले लेंगे। और जो भी मान लो फंड्स वगैरह यहाँ पर पड़ा हुआ है वो उसे रेमिट करने को नहीं देंगे, वो उसे पैसा देंगे नहीं, बोलेंगे अब कुछ नहीं जाएगा यहाँ से। तो ये कब प्रॉब्लम फेस करता है, जब कोई ओवरसीज इन्वेस्टर यानी जो चाइना का बिजनेसमैन है, अगर मान लो वो इंडिया में पैसा लगाता है, और ऐसा सिचुएशन आने पर उसे प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो वही हम डिस्कशन करेंगे यहाँ पर, जैसे कि जनरली इस टाइप का रिस्क जो है ये ओवरसीज इन्वेस्टर फेस करता है जब गवर्नमेंट कोई एडवर्स एक्शन लेते हैं, जिससे आपका कोई होस्ट कंट्री, मतलब इंडिया, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे होस्ट कंट्री तो ध्यान रखना ये इंडिया हो गया, ठीक है, इंडिया का बात करें जो हमने एग्जांपल लिया था ना। और ओवरसीज इन्वेस्टर का अगर हम बात करें एग्जांपल के तौर पे, तो हमने चाइना रखा है, ओवरसीज इन्वेस्टर में चाइना रखा हमने।
दिस कैन बी एनी ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म, जैसे कि पहला वाला कॉन्फिस्केशन और डिस्ट्रक्शन ऑफ ओवरसीज प्रॉपर्टीज। तो उसका जो भी प्रॉपर्टी इंडिया में है, ओवरसीज प्रॉपर्टी, क्योंकि उसके लिए तो इंडिया ओवरसीज हो गया ना, उसका जो भी प्रॉपर्टी इंडिया में उसे या तो जब्त कर लिया जाएगा, है ना, अपने कंट्रोल में ले लिया जाएगा, या फिर डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। और मान लो रेसनिंग ऑफ रेमिटेंस टू होम कंट्री का मतलब क्या है, मोदी जी ने कहा कि अब मान लो उनका यहाँ पर ढेर सारा करोड़ों रुपया पड़ा हुआ है, जिसे वो कन्वर्ट करके चाइना में लेके जाना चाहते हैं। मोदी जी ने कहा कि लिमिट लगा दिया, 10 लाख से ज़्यादा लेके जाने नहीं देंगे। रेसनिंग का मतलब लिमिटेशन, ध्यान रहे, रेसनिंग का मतलब होता है लिमिटेशन। हम कहते हैं ना कि मतलब जैसे इसका एकदम सिंपल एग्जांपल रखता हूँ, राशन जो हम कहते हैं, जैसे बहुत सारे पुअर पीपल्स वगैरह को गवर्नमेंट राशन देती है, एंड अलग अलग आप है ना जाओगे, मतलब जो रूरल एरियाज़ में जहाँ पर बागान वगैरह है, टी स्टेट वगैरह, वहाँ पर भी लेबरर्स को राशन वगैरह मिलते हैं। तो राशन वर्ड कहाँ से आया मैं बता रहा हूँ, राशन का मतलब भी होता है लिमिटेड देना, यानी 5 kg पर पर्सन, 3 kg पर पर्सन, इस तरीके से जो लिमिटेशंस लगा दिया जाता है। वैसे रेसनिंग का मतलब क्या हो गया, रिमिटेशन, मतलब रेसनिंग ऑफ रेमिटेंस टू होम कंट्री, यानी चाइना में जो भी रेमिटेंस जाएगा यहाँ से पैसा, उसमें रेसनिंग लगा दिया, उसमें लिमिटेशन लगा दिया कि अब इससे ज़्यादा पैसा लेके नहीं जा सकते इंडिया से बाहर, इससे ज़्यादा करेंसी, क्योंकि इंडिया का करेंसी उससे वीक होता है। फिर आगे हम बात करेंगे रेस्ट्रिक्शन ऑन कन्वर्सन ऑफ लोकल करेंसी ऑफ होस्ट कंट्री, यानी इंडिया का लोकल करेंसी रुपया इनटू फॉरेन करेंसी। बोला कि रुपया को हम चाइनीज करेंसी में कन्वर्ट करने को नहीं देंगे, उस पर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया, कन्वर्ट करने ही नहीं देंगे। तो यहाँ पर इस तरीका का रेस्ट्रिक्शन, यानी ये सारे पॉलिटिकल रिस्क है जहाँ पर गवर्नमेंट मजबूरन कितनी बार ऐसा उन्होंने लेना पड़ता है, उनको ऐसा मजबूरन ऐसा स्टेप लेना पड़ता है। फिर आगे बोरोइंग्स में रेस्ट्रिक्शन लगा दिया कि चाइनीज बिजनेसमैन को यहाँ पर बोरो करने नहीं देंगे फंड्स वगैरह, यहाँ के बैंक नहीं दे सकते। यहाँ का बैंक चाह रहा है, इंडिया का बैंक चाह रहा है कि चाइनीज कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी जहाँ पर बिजनेस करी, इन्हें फंड सही है, इनका यहाँ पर अच्छा खासा सेटअप है, इन्हें फंड्स दे सकते हैं, पर बोरो नहीं करने को दिया जा रहा है, यानी बोरोइंग्स नहीं हो पा रहा है, यानी कह रहे कि इंडिया में बोरोइंग्स नहीं करने देंगे इंडिया के बैंक्स को। तो बोरोइंग्स पे क्या क्या रेस्ट्रिक्शन लगा दिया। और मान लो उनके पास कोई पेटेंट वगैरह है, जिसके थ्रू उनके पास एक पेटेंट है, जिसके थ्रू वो मोनोपोली के तहत वो काम करे उस पेटेंट के थ्रू, तो वहाँ पर इनवैलिडेशन कर दिया, पेटेंट को ख़त्म कर दिया, बोला अब इसका कोई वैलिडिटी नहीं है पेटेंट का। फिर आगे प्राइस कंट्रोल ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी आप देखोगे कि कुछ भी, जैसे मान लो कि पहले अभी बीच में चाइनीज़ का भी बहुत सारा कॉमोडिटी वगैरह आया था, यहाँ पर अच्छे खासे दाम में बिक रहे थे, तो यहाँ पर बोल दिया कि प्राइस पे कंट्रोल लगा दिया, हम इतने से ज़्यादा बेचने को नहीं देंगे। सिंपल एग्जांपल लेता हूँ सैनिटाइजर का, पहले सैनिटाइजर आपको पता है 100 ml का सैनिटाइजर 150 रुपये 200 रुपये में बिकता था। अचानक से गवर्नमेंट ने बोला कि 50 रुपये से ज़्यादा में 100 ml का सैनिटाइजर आप बेच नहीं सकते, प्राइस कंट्रोल कर दिया यहाँ पर। तो वैसा सिचुएशन में भी प्रॉब्लम आ जाता है। तो यहाँ पर आप देखो, तो वहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि चाइनीज यहाँ पर माल भेज दिया जा रहा है, अच्छा खासा बनाया, पर प्राइस में कंट्रोल लगा दिया, जिसके चलते उनका लॉसेस हो रहा है। तो यहाँ पर हमने ये देखा पॉलिटिकल रिस्क के अंदर बहुत सारे ऐसे रिस्क है, जिसका हमने बहुत सारे एग्जाम्पल, ये आपको रीड करना पड़ेगा और आपको याद करना पड़ेगा। मैं वापस से रिपीट करा दे रहा हूँ, क्या क्या था, पहला प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर देना या जब्त कर लेना, ये था। फिर रेमिटेंसेस वगैरह, चाइनीज़ में रेमिटेंसेस कराना है तो उस पर लिमिटेशन लगा देना, डेट इज़ रसनिंग आपका। फिर कन्वर्सन पे रेस्ट्रिक्शन लगा देना, बोरोइंग्स पे रेस्ट्रिक्शन, पैटेंट्स को इनवैलिडेट कर देना, और प्राइस प्रोडक्ट्स पे प्राइस कंट्रोल करना, प्राइस उसका सेट कर देना। तो इस तरीके से ये जो रेड मार्क्स है सारे आप पढ़ने से हो जाएगा, चल जाएगा आपका, इतना ही पढ़ लोगे चल जाएगा। तो इस तरीके से पॉलिटिकल रिस्क मैंने आपको 100% अच्छे तरीके से समझा दिया। फिर हम डिस्कस करेंगे इंटरेस्ट रेट रिस्क। इंटरेस्ट रेट रिस्क में एकदम सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ, ये इंटरेस्ट रेट रिस्क का प्रॉब्लम बेसिकली बैंकिंग सेक्टर को होता है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर का काम ही होता है पैसा पब्लिक से लेना और इन्वेस्ट करना। अब यहाँ पर ये रिस्क कैसे हुआ इंटरेस्ट रेट रिस्क का, मैं आपको समझा रहा हूँ। मान लो बैंकिंग सेक्टर ने ऑलरेडी क्या किया, 6% 7% में बोरोइंग्स कर लिया पब्लिक से, अब वो क्या कर रही है, आगे जाके 10% में इन्वेस्टमेंट कर रही है, 10% में वो इन्वेस्टमेंट कर रही है। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, रेट जो है उनका फ्लोटिंग में करे, चलो मान लेते फ्लोटिंग 10% है और 10% में इन्वेस्टमेंट करी, पर अचानक से इंटरेस्ट रेट गिर गया, इंटरेस्ट रेट अचानक से गिर गया, तो यहाँ पर उनको कम प्राइस मिल रहा है। और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मान लो वो इन्वेस्टमेंट जहाँ पर करी उसने ऑलरेडी फिक्स कर दिया कि 5 साल तक वो 10% के लिए इन्वेस्टमेंट करेगी। ध्यान से सुनना, 5 साल तक के लिए आपने ऑलरेडी कर दिया, जहाँ पर कमिटमेंट कि आप 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करें और आपको हर साल इंटरेस्ट मिलेगा 10% का। लेकिन 1 साल के बाद मार्केट में इंटरेस्ट मिलता है 15%, 12%, 15% मिल रहा है इंटरेस्ट रेट, पर आपने तो ऑलरेडी कमिटमेंट कर लिया, आपको तो 10% ही मिलेगा। यानी सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर में, जबकि मार्केट में 12% से 15% इंटरेस्ट मिलता है, पर आपको मिलेगा सिर्फ ओनली 10%।
क्योंकि आपने क्या किया, आपने तो फिक्स इंटरेस्ट रेट में फिक्स कर लिया अपने आप को, तो जिसके चलते आपको तो फिक्स 10% ही मिलेगा, पर बाकी मार्केट में 12 to 15% ईजिली मिल रहा है, यानी यहाँ पर अब लॉस हो गया। और दूसरा एग्जांपल अगर हम ले तो मान लो इस बार बैंक ने क्या किया, फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट में फंड्स इन्वेस्टमेंट किया। इन्वेस्टमेंट का बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर फ्लोटिंग में इन्वेस्टमेंट किया कि जो फ्लोटिंग रेट होगा उसी में इन्वेस्टमेंट होगा। तो अगर फ्लोटिंग रेट्स पे आप इन्वेस्टमेंट करोगे और वैसा सिचुएशन में इंटरेस्ट रेट जो है वो अगर मान लो गिर गया, मतलब आपने फ्लोटिंग में इन्वेस्टमेंट किया, 10% था उस टाइम में, आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया। अगर आप फिक्स पे करते तो आगे भी आपको 10% ही मिलता, हमेशा 10 10 10 10 ही मिलता फिक्स करते, लेकिन आपने फ्लोटिंग में किया और आगे जाके रेट गिर गया, रेट 8% हो गया या 6% हो गया। अब आप पछता रहे हो, आप सोच रहे हो कि अगर काश मैं फिक्स में करता तो मेरा तो फिक्स 10 आते रहता, पर यहाँ पर मैं फ्लोटिंग में कर रहा हूँ इसलिए मुझे अब 8 मिल रहा है, आगे जाके 6 हो जाएगा तो मुझे 6 मिलेगा। तो दोनों तरह प्रॉब्लम है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जनरली हमने डेरिवेटिव्स में भी ये चीज़ सीखा है कि अगर आपको लग रहा है, आपका स्ट्रॉन्ग बिलीफ आ रहा है कि मार्केट में आगे जाके रेट बढ़ने वाला है, अगर आपका स्ट्रॉन्ग बिलीफ आ रहा है कि फ्यूचर में मार्केट का इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, तब आपको क्या करना चाहिए, फ्लोटिंग में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि जब बढ़े तब आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिले। और आपका स्ट्रॉन्ग बिलीफ आ रहा है कि मार्केट में आगे जाके इंटरेस्ट रेट गिरने वाला है, तब आपको फिक्स्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि अगर गिर भी जाएगा तो आपको फिक्स तो मिलेगा। तो ये इंटरेस्ट रेट रिस्क को आप किस तरीके से मैनेज करोगे, वही सारा यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे मैं आपको पढ़ा देता हूँ। चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट रिजल्टिंग इन चेंजेस इन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। ऑब्वियस ही बात है, इंटरेस्ट रेट अगर बदल जाएगा तो आपका एसेट्स एंड लाइबिलिटीज भी बदल जाएगा। किस तरीके से मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पर, सिंपल एग्जांपल लेके, 0th ईयर, 1st ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर, 3 साल ले लेता हूँ मैं। मान लो आपको हर साल 300, चलो मान लेते हैं हर साल आपको फिक्स 300 और यहाँ पर 3000 मिलने वाला है, मान लेते हैं फिक्स हमें ये मिलने वाला है। और इंटरेस्ट रेट जो है हमारा फिक्स्ड आने वाला है कितना, 10%। 10% हमारा जो फिक्स आ ही रहा दिख रहा है आपको, 3000 का फेस वैल्यू मान रहे 10% कितना, 300 आएगा। अब क्या हुआ, ये हमारा आने वाला है और हमने इनिशियली इस पर क्या किया, 3000 लगा दिया। हमने 3000 रुपीज़ लगाया और उन्होंने बोला कि 10% हमें इंटरेस्ट रेट देगा। तो 3000 में 10% अगर वो इंटरेस्ट रेट देगा तो कितना देगा, 3000 का 10% 300। तो उसने बोला फर्स्ट ईयर 300 दे देगा, सेकंड ईयर 300 दे देगा इंटरेस्ट, और थर्ड ईयर भी 300 इंटरेस्ट दे देगा, और फाइनली आपका प्रिंसिपल पेमेंट हो जाएगा। तो आपने पेमेंट कितना किया, 3000 का आपने पेमेंट कर दिया। अब मान लो इंटरेस्ट रेट जो है वो बदल के, इसका अगर आप पुल भी करोगे ना 10% से, इन सबको अगर आप 10% से पुल भी करोगे तो 3000 ही आएगा। आपको मैं चेक भी करा देता हूँ, 300 डिवाइडेड 1.10 इक्वल एम प्लस इक्वल एम प्लस इक्वल एम प्लस एम आर सी। पहले वाला आ रहा है 746 एंड दूसरा 3000 वाला भी देख लेते हैं, 1.10 इक्वल 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 2253, इन 2254 लिख सकते हैं, प्लस 746, आपका 3000 आ रहा है। तो इसे पुल करेंगे तो 3000 ही आएगा 10% से अगर पुल करेंगे, क्योंकि उसी के हिसाब से आपको मिल रहा है। लेकिन सोचो ना, अगर मार्केट का रेट बाद में आपको तो इतना ही मिलेगा, मार्केट का रेट सोचो ना 12% अगर हो गया, अगर मार्केट का रेट 12% हो गया, तुम क्या करेंगे, 300 को डिवाइडेड 1.12 इक्वल एम प्लस इक्वल एम प्लस इक्वल एम प्लस करेंगे, एम आर सी करेंगे, 1441 आ रहा है, गलत आया, रुको, 300 डिवाइडेड 1.12 इक्वल एम प्लस इक्वल एम प्लस इक्वल एम प्लस एम आर सी, 720.54, 720.5 आ रहा है। और दूसरा वाला 3000 का अगर हम बात करें, इक्वल 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 2135 आ रहा है, प्लस 720.5, आप देख सकते हो 2855 हो गया प्राइस। यानी जो प्राइस 3000 था वो अब कितना हो गया, 2855 हो गया। यानी इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो प्राइस गिर गया, प्राइस गिर गया मतलब आपका ये अगर एसेट था, ये तो इन्वेस्टमेंट है, तो आपका एसेट है, तो एसेट आपका क्या हो गया, गिर गया आपका। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि आपका इंटरेस्ट रेट में चेंज होने से आपका एसेट्स में भी चेंज हो सकता है, अगर आपने बोरो किया तो आपके लाइबिलिटीज़ में भी चेंजेस आ सकता है आपका, है ना। मैं उसका एग्जांपल नहीं लिया और समझ ही गए होंगे, क्योंकि आपके लिए एसेट है तो किसी दूसरे बंदे के लिए लाइबिलिटी है, उसका फ़ायदा भी हो सकता है, उसका घाटा भी हो सकता है, एक का फ़ायदा तो दूसरे का घाटा, एक का घाटा तो दूसरे का फ़ायदा। तो इस तरीके से इंटरेस्ट रेट में जब चेंज आता है तो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ में भी चेंज आता है, डेट इज इन्वेस्टमेंट या बोरोइंग्स में भी चेंज आता है आपका। ये चीज़ हमने देखा। फिर आगे मैंने आपको समझा दिया था कि दो टाइप का इन्वेस्टमेंट होता है, फिक्स्ड और फ्लोटिंग वाले में। तो जहाँ पर मैंने आपको एग्जांपल के साथ समझा, अभी से जस्ट रीड कर लोगे, और जो मैंने आपको एग्जांपल अभी जस्ट दिया था एक्सप्लेनेशन के टाइम में, बस उसी एग्जांपल के अकॉर्डिंगली आपको डिस्कस करना है, तो बात खत्म। इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट मैंने टोटली आपको समझा दिया। फिर हम बात करेंगे करेंसी रिस्क, वेरी सिंपल। करेंसी रिस्क मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि मान लो आप इम्पोर्टर हो,
आपने क्या किया, यूएसए से गुड्स मंगवाया डॉलर पे, यानी बिलिंग डॉलर पे हुआ है, और आपको पेमेंट करना है 2 महीने के बाद। आज था 50 रुपीज़ पर डॉलर, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको सही लग रहा था, तो आपने लगा कि चलो मान लेते हैं $100 का गुड्स मंगवाया, और आज के डेट में 50 रुपीज़ है पर डॉलर, तो कितना आएगा, 5000 रुपीज़ आपको पेमेंट करना आज के हिसाब से देखा जाए तो। आपने बोला ठीक है 5000 के हिसाब से पेमेंट करना है, आप गुड्स लेके आए और आपने 6000 में बेच दिया, आपको लगा 1000 रुपया प्रॉफिट कमा लिया मैंने, 5000 में खरीदा है, 6000 रुपया में बेच डाला। अब क्या हुआ, जब पेमेंट करने की बारी है तो पता चला 65 रुपीज़ हो गया पर डॉलर। आपको चुकाना कितना, $100 चुकाना है, यानी 6500 रुपीज़ चुकाना है आपको, है ना, आपको खरीद के चुकाना पड़ेगा। यहाँ पर अब आप फंस गए, आपको तो 6000 कमा के मिला है टोटल, अब 6500 चुकाना है, यानी आपका उल्टा एक्स्ट्रा लॉस हो गया आपका। तो यहाँ पर ये क्या, करेंसी रिस्क हो गया ना आपका ये। दूसरा, अगर मैं एग्जांपल आपको दूं कि आपने इस बार एक्सपोर्टर किया, और एक्सपोर्टर करते समय भी रुपये में बिलिंग नहीं किया, डॉलर में बिलिंग किया। आपको लगा कि गुड्स का प्राइस मेरा 10,000 रुपया बनता है, मान लो फॉर एग्जांपल 10,000 रुपया मुझे चाहिए गुड्स को बेचने पर, और मान लेते हैं 50 रुपये पर डॉलर चल रहा है, तो 50,000 रुपया पर डॉलर चल रहा है, तो आपने क्या किया, $200 इंटू 50 ही तो होगा ना, हाँ $200 का आपने बिलिंग कर दिया। कैसे बिलिंग किया, आपने बोला $200 का बिलिंग किया, कैसे, आपने बोला 10,000 का माल बेचा है, और $1 का प्राइस आज के डेट में 50 है, तो उसके हिसाब से आपने $200 का बिलिंग कर दिया, $200 का बिलिंग कर दिया। अब क्या हुआ, फ्यूचर में जो डॉलर का वैल्यू है वो घट के 40 रुपीज़ हो गया, मान लो 40 रुपीज़ हो गया। अब फ्यूचर में वो आपको बंदा कितना देगा, $200 ही देगा फ्यूचर में वो आपको बंदा। इस बार तो आपने बेचा है, तो आपको 2 महीने के बाद मान लो वो $200 देगा, और जब 2 महीने के बाद $200 देगा तब 40 रुपीज़ हो जाएगा। तो 40 रुपीज़ होने पर अब आप उस डॉलर को क्या करोगे, थोड़ा इंडिया में चला पाओगे, उस डॉलर को आप कन्वर्ट करोगे इंटू वाट, इंटू रुपी। तो अब एक्सचेंज वाले के पास जाओगे, बोलोगे भैया डॉलर लो रुपया दो, तो आप दोगे कितना, $200 दोगे, और बदले में वो आपको रुपया कितना देगा, वो बोलेगा $1 का दाम 40 रुपया, तो $200 का दाम 200 इंटू 40 यानी 8,000 रुपया, वो आपको देगा कितना, 8,000 रुपीज़। पर आपने तो 10,000 रुपीज़ के हिसाब से बिलिंग किया था, फंस गए ना आप। तो ये करेंसी रिस्क में आप फंस गए। इसलिए इंपोर्टर भी करेंसी रिस्क में फंसता है, एक्सपोर्टर भी करेंसी रिस्क में फंसता है। इंपोर्टर करेंसी रिस्क में जब फंसता है जब डॉलर का वैल्यू बढ़ता है, क्योंकि उसका पेएबल रहता है, और एक्सपोर्टर करेंसी रिस्क में तब फंसता है जब डॉलर का वैल्यू गिरता है, क्योंकि उसका तो रिसीवेबल है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि करेंसी रिस्क है, जिससे से रिलेटेड ये एक्सप्लेनेशन है। आप मैंने जिससे समझाया वैसा आप एक्सप्लेन करके आ जाओगे, चल जाएगा आपका। चलो आगे हम बढ़ते हैं, मैं इसका थ्योरी नहीं पढ़ रहा हूँ, आपको इच्छा है तो जस्ट रीड करके छोड़ देना, अदरवाइज जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया उसके हिसाब से आप समझा सकते हो। फिर नेक्स्ट, लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क का मतलब क्या है, पैसा तो बहुत है पर बुक्स में है, हाथ में नहीं है, ये प्रॉब्लम है। यानी हमारे बैलेंस शीट में अच्छा खासा पैसा दिख रहा है, अच्छा खासा एसेट दिख रहा है, पर हमारे हाथ में पैसा नहीं। मेरा क्लोज फ्रेंड है, उसके साथ भी ऐसे हाल हुआ था कि उसके बुक्स में अच्छा खासा पैसा था, वो साल का 5-6 करोड़ रुपया कमा ले रहा है। सीरियसली मैं बता रहा हूँ, उसका अच्छा खासा फार्मेसी का बिजनेस है, पर उसके हाथ में, आपको पता है उसके हाथ में 2,000 रुपये नहीं रहते हैं। पता है क्यों, सारा पैसा बिजनेस में फंसा हुआ, डेटर्स में फंसा हुआ, कलेक्शन प्रॉपर्ली नहीं हो पा रहा है। कलेक्शन हो भी जाता है तो वो पैसा आगे सप्लायर को देना पड़ता है, यानी उसका प्रॉफिट्स अच्छा खासा है, पर लेकिन बुक्स में पैसा पड़ा हुआ है, उसके पास रियल कैश नहीं, लिक्विडिटी इशूज आ रहा है, क्योंकि सारे पैसे ब्लॉक हुए हुए हैं। तो वैसे यहाँ पर लिक्विडिटी रिस्क का मतलब ये हो गया कि मान लो आपका देनदारी भी और आपका लेनदारी भी है, तो यहाँ पर लेनदारी से तो पैसा आ नहीं रहा है, देनदारी वाले दिमाग खा रहे, पैसा दो पैसा दो पैसा दो, और इधर पैसा आ नहीं रहा। तो वैसे सप्लायर हमें जान खा रहे, पैसा दो पैसा दो, पर जो हमारे डेटर्स है वो हमें पेमेंट नहीं करे। और या फिर मान लो डिफरेंट मैच्योरिटीज है, यानी मान लो आपका जो बोरोइंग किया हुआ है उस बोरोइंग्स में आपको पेमेंट करना है जिस डेट पे, और आपका इधर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो इस इन्वेस्टमेंट उस डेट पे आ नहीं रहा पैसा, यानी जिस मैच्योरिटी डेट में आपको पेमेंट करना है उस मैच्योरिटी डेट में आपको पैसा मिल नहीं रहा है। यानी बोरोइंग का जो भी पेएबल डेट है वो अलग है, और इन्वेस्टमेंट का जो रिसीवेबल डेट है वो सारा अलग हो रहा है, जिसके चलते आपका लिक्विडिटी रिस्क आ रहा है, यानी आप टाइम टू टाइम पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, ये आपका लिक्विडिटी रिस्क है। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, चलो ये वाला थ्योरी हम पढ़ लेते हैं। ब्रॉडली लिक्विडिटी रिस्क कैन बी डिफाइंड एज इनएबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू मीट इट लाइबिलिटीज वेन एवर दे बिकम ड्यू, यानी जब जब ड्यू होता है वो पैसा नहीं चुका पा रहा है बंदा। द रिस्क मेनली अराइजेज व्हेन ऑर्गेनाइजेशन इज अनएबल टू जनरेट एडिक्वेट कैश और देयर में भी सम मिसमैच, ये मैं कहना चाहता था, मिसमैच हो रहा है इन द पीरियड ऑफ कैश फ्लो जनरेशन। मिसमैच का मतलब ये हो गया कि पैसा आ नहीं रहा है जब आना चाहिए, बाद में आएगा, आएगा बाद में, पर जब आना चाहिए तब नहीं आ रहा, मैं पेमेंट नहीं करा पा रहा हूँ, ये मेरा प्रॉब्लम आ गया। यहाँ पर ही मिसमैच हो रहा है आपका, और या फिर मेरे पास पैसा ही नहीं है। दिस टाइप ऑफ रिस्क इज मोर प्रेवलेंट इन बैंकिंग बिजनेस ऑब्वियसली व्हेन देयर बी मिसमैच इन मैच्योरिटीज एंड रिसीविंग फ्रेश डिपॉजिट्स पैटर्न। आपका पैसा आ रहा है अलग टाइम पे,
आपको पेमेंट करना अलग टाइम है, ये प्रॉब्लम आ रहा है, डेट इज कॉल्ड लिक्विडिटी रिस्क। तो चलिए हमने ये भी समझा। तो इस तरीके से हमने ऑल टुगेदर ये कवर किया पूरा रिस्क। मैं वापस से रिपीट करा देता हूँ, सिंपल लगा, ज़्यादा कुछ टफ लगा नहीं हमें यहाँ पर। हमने स्ट्रेटेजिक रिस्क के बारे में डिस्कशन किया, फिर हमने डिस्कशन किया कंप्लायंस रिस्क के बारे में, फिर हमने डिस्कशन किया ऑपरेशनल रिस्क दैट इज पीपल एंड प्रोसेस, फिर हमने डिस्कस किया फाइनेंशियल रिस्क जिसके अंदर 4 पार्ट्स थे, काउंटर पार्टी रिस्क है ना, पॉलिटिकल रिस्क समझा हमने, इंटरेस्ट रेट रिस्क समझा हमने, और फिर हमने करेंसी रिस्क समझा, 4 नहीं 5 पार्ट था सॉरी, एंड फिर लिक्विडिटी रिस्क हमने समझा। इस तरीके से हमने पूरा कवर किया। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे एवाल्युएशन ऑफ फाइनेंशियल रिस्क। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एवाल्युएशन ऑफ फाइनेंशियल रिस्क, डेट इज हम ये डिस्कस करेंगे कि अलग अलग इंसान की पॉइंट ऑफ व्यू से क्या फाइनेंशियल रिस्क है। सबसे पहले है स्टेक होल्डर पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी हम ये डिस्कस करेंगे कि स्टेक होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या फाइनेंशियल रिस्क है उनके बेसिस में। दूसरा हम डिस्कशन करेंगे कि कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या फाइनेंशियल रिस्क है। तीसरा हम डिस्कशन करेंगे गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या फाइनेंशियल रिस्क है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्टेक होल्डर पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टेक होल्डर्स के अंदर कौन कौन आ जाते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर हो गए, प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो गए, डिवेंचर होल्डर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, इन लोग सारे स्टेक होल्डर कहलाते हैं। पर बेसिकली यहाँ पर हम इक्विटी शेयर होल्डर का बात करेंगे। अब अगर हम फाइनेंशियल रिस्क का बात करें तो आप ध्यान से समझो, फाइनेंशियल रिस्क का मतलब ये है कि इक्विटी शेयर होल्डर ये देखिएगा कि अगर मान लो किसी कंपनी के अंदर बहुत कर्जा है, किसी कंपनी का अगर बहुत सारा कर्जा है, अच्छा खासा डेट फंड उठाया हुआ है, तो वैसा सिचुएशन में उनका गैरिंग रेशियो बहुत ज़्यादा हाई रहेगा, डेट इज डेट इक्विटी रेशियो बहुत ज़्यादा हाई रहेगा। और अगर मान लो इन केस फ्यूचर में कंपनी लिक्विडेट हो जाता है, कंपनी फ्यूचर में बंद होने की कगार पे आ जाता है, तो वैसा सिचुएशन में ऐसे भी लिक्विडेट होने पर जितना आपका एसेट्स बुक्स में दिख रहा होगा उतना वैल्यू आपको मिलता नहीं है। आपको स्ट्रेस के सिचुएशन में सेल करना पड़ता है, आपको 60 to 70% रिकवरी आपका होता है। और वहाँ पे प्रॉब्लम क्या एराइज होता है कि जो भी फंड्स हमारा आता है हमें सबसे पहले तो डेट वाले को चुकाना पड़ता है, इक्विटी वाले को तो रेसिडुअल लास्ट में मिलता है बचा कुचा। और वैसा सिचुएशन में सारा का सारा पैसा कौन ले जाता है? डेट वाला ही ले जाता है, इक्विटी के हाथ में कुछ आता ही नहीं है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और साथ में ये भी आपको ध्यान में रखना है कि जिस कंपनी का डेट फंड ज़्यादा रहता है, जिस कंपनी का डेट फंड ज़्यादा रहता है उसका ऑब्लिगेशन रहता है, मैंडेटरीली उसे हर साल इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, चाहे पैसा का कमाई हो या पैसा का कमाई ना हो, आपको इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। पर इक्विटी फंड में ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, कमाई होगा तो इक्विटी वाले को दिया जाएगा, कमाई नहीं होगा तो इक्विटी वाले को नहीं दिया जाएगा। यानी डेट फंड में बहुत सारे प्रॉब्लम है, इसलिए ज़्यादातर स्टेक होल्डर जो है वो हेसिटेट करते हैं वैसा कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने पर जिस कंपनी का डेट फंड ज़्यादा है, यानी जिस कंपनी का गैरिंग रेशियो ज़्यादा है। तो वहाँ पर वो एक ये फाइनेंशियल रिस्क देखते हैं जहाँ पर डेट फंड बहुत ही ज़्यादा हाई होते हैं। तो यहाँ पर हम चलिए देखते एक बार हम पढ़ते हैं। मेजर स्टेक होल्डर्स ऑफ ए बिजनेस आर इक्विटी शेयर होल्डर्स, सही बोला। एंड द व्यू फाइनेंशियल गेयरिंग डेट इज, मैंने बताया ना, डेट इज टू इक्विटी रेशियो ऑफ डेट इन कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपनी एज रिस्क सिंस इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप द कंपनी दे विल बी लीस्ट प्रायोरिटीज, यानी ऑफ ए कंपनी जो इक्विटी शेयर होल्डर है उनको लास्ट में पैसा मिलता है, उन्हें लास्ट प्रायोरिटी दिया जाता है। इवन फॉर ए लेंडर existing gearing is also a risk since company having higher gearing faces more risk in default of payment of interest and principal repayment। सिंपल सी बात समझा रहा हूँ, मान लो आपने अपने फ्रेंड को लोन दिए, आपको पता नहीं था, आपका फ्रेंड ऑलरेडी आप बहुत सारे अपने दोस्तों से लोन उठा के रखा हुआ है, ठीक है, और आपने भी लोन दे दिया, चांसेस है रिकवरी का नहीं है ना। मतलब सोचो ना, कोई कोई बंदा अगर ऑलरेडी बहुत सारे लोगों से पैसा उठा के रखा हुआ है, लोन लेके रखा हुआ है, मतलब उसका हालत बहुत बुरा है, जगह जगह से पैसा उठा के रखा हुआ है। अगर आपने भी लोन दे दिया तो फंस गया आपका पैसा। यानी जहां पर ज़्यादा लोन लिया हुआ रहता है, जिस कंपनी का ज़्यादा लोन लिया हुआ रहता है उस कंपनी में पेमेंट करने का भी तो ऑब्लिगेशन बहुत ज़्यादा रहता है, हर इंसान को इंटरेस्ट दो, और ज़्यादा अमाउंट का भी लोन ले लिया तो भी इंटरेस्ट देने का जिम्मेदारी रहता है। तो वैसा सिचुएशन में भी लेंडर ऑब्वियसली हेसिटेट करेगा। मैं खुद देखूंगा कि मेरा कोई फ्रेंड है, अगर उसने कहीं पर कोई कर्जा लिया हुआ नहीं है तो मैं बोलूँगा ठीक है, हल्का फुल्का अमाउंट दे देते, बाद में पेमेंट कर देगा ये। पर अगर मैं देखूंगा नहीं, इसका ऑलरेडी बहुत सारे फ्रेंड से लेके रखा हुआ ये लोन, मुझे पता चला, तो मैं देने पर हेसिटेट करूंगा। मैं देखूंगा यार इतना सारा लोन दे के रखा, इन लोग को चुकाएगा नहीं चुकाएगा, ये गारंटी नहीं, मुझे कहाँ से चुकाएगा ये। तो इसलिए यहाँ पर ये कहा गया है कि जिसका ऑलरेडी हाई गैरिंग है, मतलब जिनका ऑलरेडी हाई डेट फंड है, वो ऑलरेडी फेस कर रहे होंगे इंटरेस्ट वगैरह चुकाने में, प्रॉब्लम फेस कर रहे, तो उनको जनरली लोन नहीं देना प्रेफर करते। कौन? लेंडर प्रेफर नहीं करते यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया स्टेक होल्डर पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या है सारा चीज़। तो यहाँ पर जैसे ऊपर वाले में हमने इक्विटी शेयर होल्डर देखा,
और नीचे वाले में लेंडर में कौन कौन आ गया, लेंडर में डिबेंचर होल्डर भी आ सकता है, क्रेडिटर्स भी आ सकते हैं, ये सब आ सकते हैं, क्योंकि ये लेंडर्स ही हो गए ना, ये जो पैसा देते हैं और बदले में इंटरेस्ट वगैरह चार्ज करते हैं। तो ध्यान रखिए, लेंडर में डिबेंचर होल्डर्स भी कहलाया जा सकते हैं, क्रेडिटर्स भी कहा जा सकते हैं, एसेट्रा। ठीक है, जो लोन वगैरह देते हैं। क्लियर। तो ये वाला पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया फ्रॉम स्टेक होल्डर्स पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो रहा है, देखो अगर कंपनी का बात करें, सीधा सा बात है, कंपनी मान लो अच्छा खासा बोरो कर लिया है, मार्केट से अच्छा खासा पैसा उठा लिया है, और क्या किया, मार्केट के बाहर में आपने लोन दे दिया अच्छा खासा। अब जिसको आपने पैसा दिया ना, वो आपको चुका नहीं रहा है, आपको तो बोरो करना पड़ेगा ना, आपको तो चुकाना पड़ेगा आपने जो बोरो किया, और पास वाला पार्टी आपको नहीं दे रहा है पैसा। तो वैसा सिचुएशन में क्या होगा, आपका बर्बादी आ गया, क्योंकि जहां से आपने फंड्स बोरो किया वो तो आपसे कलेक्शन मांग रहा है, बार बार तगादा कर रहा है, पैसा दो पैसा दो पैसा दो, और आपने क्या किया, दूसरी जगह पे इन्वेस्ट कर दिया, और वहां से आपको डिफॉल्टर हो गया, वहां से आपको पेमेंट नहीं आ रहा है। तो वैसा सिचुएशन में आपका हालत ऐसा बुरा हो जाएगा कि शायद आपको लिक्विडेशन भी करना पड़ सकता है। तो वैसे यहाँ पर देखो, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से मान लो अगर कंपनी ने अच्छा खासा पैसा बोरो कर लिया, ठीक है, और दूसरे बंदे को लेंड कर दिया, पैसा दे दिया, इन्वेस्ट कर दिया, जो कि डिफॉल्ट कर जाता है, अगर अगर वो डिफॉल्ट कर दिया, अगर वो पैसा नहीं देते हैं, तो आपका हालत ऐसा भी आ सकता है कि आपको लिक्विडेट करना पड़े। यानी कंपनी का पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम पर्पस में बस आपको इतना लिखना है, आपको ये समझना है, कंपनी ने बहुत ज़्यादा फंड्स बोरो कर लिए, और कंपनी ने क्या किया, दूसरे किसी बंदे को इन्वेस्ट किया, लोन दिया या इन्वेस्टमेंट किया किसी जगह पे, और जहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया वो पार्टी डिफॉल्ट कर रहा है पेमेंट करने पर, वो पार्टी पेमेंट नहीं कर रहा है, आप तो फंस गए, क्योंकि इधर से पैसा आ नहीं रहा है और इधर आपको चुकाना पड़ रहा है। चुकाओगे कहाँ से, तो चुकाओगे कैसे, फिर अपने एसेट्स वगैरह बेच के चुकाओगे कैसे, लिक्विडेशन वगैरह करना पड़ेगा आपको, यानी आपको कंपनी को बंद करना पड़ेगा, शटर डाउन करना पड़ेगा। तो वैसा सिचुएशन आ सकता है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिस्कस करेंगे। गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू में हम ये डिस्कस करेंगे कि मान लो किसी बैंक का फेलियर हो गया, यानी बैंक हम कह सकते हैं फाइनेंस कंपनी जो हो गया, जो फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं वो फेलियर हो जाए। लेमन ब्रदर्स का एक एग्जांपल इन्होंने लिया हुआ है, आप ये गूगल पे सर्च करना, आपको उसका डिटेल्स मिल जाएगा, लेमन ब्रदर्स का क्या बुरा हाल हुआ था कि एंड में उसे बंद करना पड़ा अपना कंपनी को। तो वहाँ पर जो हमने सिक्योरिटाइजेशन पढ़ा था ना, तो उससे रिलेटेड बिजनेस भी लेमन ब्रदर्स करते थे, यानी जहाँ पर वो खरीदते थे, मतलब इन्वेस्ट, मतलब वो जो आपका था ना डेटा, जो सेकेंडरी लोन जो होता था वो खरीदते थे, तो वैसा लेमन ब्रदर्स का भी केस है। तो यहाँ पर मैं सिंपल तरीके से गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू आपको समझा रहा हूँ। देखो अगर एक बैंक का हालत बुरा होता है, मान लो कोई एक बैंक बंद हो जाता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगर एक बैंक बंद हो जाता है, तो फिर क्या होता है, इंसान जो हम आम इंसान है, जो पब्लिक है, जो पैसा लगाते हैं, उनका बैंक पर से भरोसा भी तो उठता है। उनका बैंक पर से भरोसा उठेगा तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर नहीं जाएगा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर नहीं जाएगा तो लोगों को लोन भी नहीं मिलेगा, लोगों को लोन नहीं मिलेगा तो प्रोडक्शन कैसे होगा, बिजनेस कैसे चलेगा, बिजनेस नहीं चलेगा तो ओवरऑल कंपनी का, कंट्री का जीडीपी भी गिरेगा। क्योंकि देखो एक प्रोसेस होता है, मान लो मेरे पास ढेर सारा पैसा, तो मैं बैंक्स में इन्वेस्टमेंट करता हूँ, ठीक है। अब जिसके पास पैसा नहीं, उनके पास कैपेबिलिटी से पैसा नहीं है उनके पास, वो अच्छा खासा बिजनेस कर सकते, तो वो क्या करते हैं, बैंक से पैसा लेते हैं, बैंक से पैसा लेके बोरो करके वो बिजनेस करते हैं, उनसे रेवेन्यू जनरेट करते हैं, वो रेवेन्यू से वो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल चुकाते किसको, बैंक को, और फिर बैंक हमें इंटरेस्ट देता है, और अल्टीमेटली वो क्या कर रहे हैं, वो इंडिया के जीडीपी पे काम कर रहे हैं, देखा जाए तो उनका जीडीपी इंप्रूव करने पर उनका भी हाथ है, जो भी बिजनेस कर रहे हैं। तो ओवरऑल ये एक प्रोसेस से चलता है। अगर मान लो हमारा बैंक पर से भरोसा उठ जाएगा तो हम बैंक में पैसा ही नहीं रखेंगे, अगर हम बैंक में पैसा ही नहीं रखेंगे तो जो इंसान जिसको पैसे का जरूरत है, वो इंसान पैसा कहाँ से लाएगा, वो बिजनेस कहाँ से करेगा। तो ओवरऑल ये प्रोसेस के चलते गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर किसी बैंक का फेलियर होता है ना, तो उससे बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है एंटायर कंट्री के जीडीपी पे, बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है, गवर्नमेंट को चलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए यहाँ पर ये बोला गया है कि अगर कोई बैंक का फेलियर होता है ना, तो ये बहुत बड़ा फाइनेंशियल रिस्क है, किसका, बैंक, गवर्नमेंट का। ध्यान रहे, गवर्नमेंट का फाइनेंशियल रिस्क क्या होगा, बैंक का फेलियर होना, जिससे डिस्ट्रस्ट एमोंग सोसाइटी एट लार्ज, यानी पब्लिक का ट्रस्ट हट जाता है बैंक से, और फिर वो पैसा लगाएगा नहीं, जो मैंने आपको प्रोसेस समझाया। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है, देखते हैं ना हम लोग, कितने सारे विलफुल डिफॉल्टर्स होते हैं पब्लिक, जो पैसा लेते हैं पर चुकाने का उनका नियत ही नहीं रहता पहले से। तो यहाँ पर आपको सिंपल पॉइंट नंबर 3 में ये लिखना है, गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से उनका क्या फाइनेंशियल रिस्क है, कि बैंक फेलियर हो जाएगा तो ये बहुत बड़ा फाइनेंशियल रिस्क है गवर्नमेंट का, क्योंकि बैंक फेलियर हो जाएगा तो लोगों का भरोसा, सोसाइटी का भरोसा उठ जाएगा बैंक से, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो फिर बाद में क्या होगा,
लोगों को लोन नहीं दे पाएगी, और जिसको लोन दे पाएगी तो उसका भी ये नियत रहेगा ठीक है छोड़, आगे तो मिलने से रहा, इसका डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं, तो वैसा नियत खराब हो जाता है। तो ओवरऑल वो प्रोसेस हैम्पर होता है और अल्टीमेटली गवर्नमेंट को लॉस होता है। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया एवोल्यूशन ऑफ फाइनेंशियल रिस्क सिंपल तरीके से, स्टेक होल्डर पॉइंट ऑफ व्यू, जिसके अंदर हमने इक्विटी शेयर होल्डर का भी बात किया, डिवेंचर होल्डर्स का भी बात किया जो लेंडर्स है, फिर हमने डिस्कस किया कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर हमने डिस्कस किया गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ तक बात हमारा खत्म। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे वैल्यू एट रिस्क। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे वैल्यू एट रिस्क। वैल्यू एट रिस्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम परस्पेक्टिव में, इसका क्वेश्चन भी रेगुलरली आते रहते हैं। तो यहाँ पर हम ध्यान से ये समझेंगे कि इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, कहाँ कहाँ पर इसका यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है, ये सारा चीज़ समझेंगे। इसे स्टार्ट करने से पहले, समझाने से पहले, मैं थोड़ा सा पोर्टफोलियो का कंसेप्ट, जहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकाला जाता है, उसका मैं एग्जांपल आपके साथ लूंगा ताकि आपको वैल्यू एट रिस्क समझाने में मुझे इजी हो, एंड उसके बाद आगे हम फर्दर प्रोसीड करेंगे। आप एक बार ध्यान से इसे समझ लोगे फिर आपको और कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगा, कोई दूसरा वीडियो भी देखने की जरूरत नहीं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, ईजिली सारा क्वेश्चन आपका मैनेजेबल भी होगा और आपको समझ भी आएगा अच्छी तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वैल्यू एट रिस्क। सबसे पहले मैं लेता हूँ, मान लो सपोज वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो आज का मैं ले लेता हूँ, मान लो 2 लाख है, वैल्यू ऑफ ए पोर्टफोलियो ऑफ शेयर्स, चलो शेयर्स मान लेते हैं 2 लाख है टुडे, आज 2 लाख है, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर में इसका वैल्यू 2 लाख की जगह 2.2 लाख भी हो सकता है या 1.8 लाख भी हो सकता है, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस। मतलब हमें लग रहा है कि फ्यूचर में इसका वैल्यू एदर 2.2 लाख होगा या 1.8 लाख होगा, ये दो वैल्यू हमने रखा, फ्यूचर में ये हो सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि अगर फ्यूचर में इसका वैल्यू आपका 2 लाख भी हो सकता है, 2.2 लाख भी हो, 2.2 भी हो सकता है, 1.8 भी हो सकता है, तो हम एक्सपेक्टेड एवरेज वैल्यू निकालते हैं। एवरेज वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, दोनों को टोटल करेंगे और इसे मीन भी कहा जाता है, दोनों को टोटल डिवाइडेड बाय 2 करेंगे इक्वल प्रोबेबिलिटी मानते हुए, यानी 2.2 प्लस 1.8 यानी 4 डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा, 2 लाख होगा आपका, ये हमारा 2 लाख आ गया। अब देखो हमने एक्सपेक्टेड रखा है 2 लाख, पर होने का तो 2.2 भी हो सकता है, होने का तो 1.8 भी हो सकते हैं यहाँ पर, तो मतलब क्या पर रिस्क है, मतलब फ्लक्चुएशन है। रिस्क का मतलब क्या, फ्लक्चुएशंस, और ये गैप्स का मतलब भी क्या, फ्लक्चुएशन। ध्यान रहे फ्लक्चुएशन का मतलब प्रॉफिट या लॉस नहीं होता है, फ्लक्चुएशन का मतलब होता है गैप्स अराउंड द मीन, यानी जो आपने सोचा है क्या वो रियल में होगा या नहीं होगा, नहीं भी तो हो सकता है क्योंकि 2.2 भी हो सकता है, 1.8 भी हो सकता है, यानी गैप्स हैं यहाँ पर। तो गैप्स कितने का है, एक्स माइनस एक्स बार, इसे हम गैप्स भी कहते हैं। गैप्स कितने का, देखो हमने सोचा 2 लाख, अगर 2.2 हो गया तब तो ज़्यादा हो गया ना, हमने तो सोचा 2.2 यानी 0.2 ज़्यादा हो गया, फेवरेबल है, यानी ये क्या हो गया, प्लस 0.2 हो गया। दूसरे वाले में हमने सोचा 2 होगा, पर 1.8 मतलब कम हो गया ना, कितना कम हो गया, 0.2, यानी माइनस 0.2 हो गया। ये दोनों में क्या है, लैक्स है ये दोनों, यानी ये गैप्स आ गए। अब देखो यहाँ पर एक जगह पॉजिटिव दिख रहा है आपको, एक जगह नेगेटिव दिख रहा है, लेकिन ध्यान रहे रिस्क का मतलब मैंने बताया प्रॉफिट या लॉस नहीं होता है, प्रॉफिट या लॉस में हम पॉजिटिव नेगेटिव देखते हैं, रिस्क का मतलब फ्लक्चुएशन अराउंड द मीन, यानी गैप्स। आपने जो सोचा, अगर आपने 2 लाख सोचा 2 लाख ही होगा हर सिचुएशन में, तब तो कोई रिस्क है ही नहीं। अगर मैं बता दूं, अगर आपका रिस्क है तो मतलब पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो गए, क्योंकि ये जो वैल्यू है ना, ये बड़ा और छोटा से तो एवरेज निकल के आया है, क्योंकि कोई भी एवरेज वैल्यू से अगर हम कंपेयर करेंगे तो एक बड़ा वैल्यू आएगा तो एक छोटा वैल्यू भी आएगा, इसलिए ध्यान रहे ये भी रिस्क है और ये भी रिस्क ही है, भले पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। तो इसी चीज़ को हमें रिमूव करने के लिए, नेगेटिविटी को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, हम स्क्वायर कर देते हैं ताकि ये नेगेटिविटी हमारे रिमूव हो जाए। तो हम क्या करेंगे, 0.2 स्क्वायर कर देंगे, 0.2 इंटू 0.2 कितना आएगा, 0.04 लाख स्क्वायर आ जाएगा। दूसरे वाला कितना आएगा, ये भी 0.04 लाख स्क्वायर ही आएगा, क्योंकि माइनस माइनस कट हो गया आपका। और इससे हम क्या निकाल सकते हैं, एवरेज वेरिएंस। एवरेज वेरिएंस क्या होगा, टोटल डिवाइडेड बाय 2, यानी अल्टीमेटली आएगा कितना, 0.04 लाख स्क्वायर ही आएगा। और इससे हम फाइनली निकाल सकते हैं क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी रूट 0.04 लाख स्क्वायर, यानी आपका रूट लैक्स तो हो गया, लैख स्क्वायर का रूट लैख हो जाएगा, और 0.04 का स्क्वायर कितना हो रूट होता है, हम देख लेते हैं, 0.2 हो गया, यानी 0.2 लाख हो गया आपका। तो ये रूट नहीं लिखना है हमें अब, रूट तो कट गया ना आपका, यानी 0.2 लाख। 0.2 लाख का मतलब क्या हो गया आपका, 20,000, यानी 20,000 आपका वैल्यू हो गया, क्योंकि 0.2 लाख का मतलब 20,000 होता है ना, तो 20,000 हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है। मतलब हमें ये समझ में आया कि पोर्टफोलियो वैल्यू है आज 2 लाख, है ना, और स्टैंडर्ड डेविएशन है 20,000,
हम स्टैंडर्ड डेविएशन को परसेंटेज में भी निकाल सकते हैं, चाहे तो आपका इच्छा है तो आप निकाल सकते हो। कैसे? 20,000 का रिस्क है ऑन ए पोर्टफोलियो वैल्यू ऑफ 2 लाख, यानी कितना आएगा? 20% आएगा, 10% आएगा ना। 10% आपका स्टैंडर्ड डेविएशन परसेंटेज वैल्यू में आ गया। मतलब मुझे ये समझ में आया कि अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर मान लो एवरेज है, ये एवरेज मीन है, ये क्या है? मीन है। ये एवरेज मीन है 2 लाख आपका, जो एवरेज आपका था 2 लाख का, है ना, 2 लाख का वैल्यू था। ये जो 2 लाख का वैल्यू है, ये आपका 20,000 का इसमें रिस्क है। क्या है? 20,000 का एसडी है। एसडी मतलब फ्लक्चुएशंस अराउंड द मीन, यानी ये जो 2 लाख है ये बढ़ के 2,20,000 भी हो सकता है, 20,000 से बढ़ भी सकता है ये, और ये फिर घट के ये कितना हो सकता है? 1,80,000 भी हो सकता है। मतलब आपको ये ध्यान में रखना है कि ये 2 लाख से यानी 20,000 से ये इंक्रीज भी हो सकता है, तो ये 20,000 से डिक्रीज भी हो सकता है। ये मुझे समझ में आया, यहाँ तक मुझे ये समझ में आया कि 20,000 का स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब ये अराउंड द मीन 20,000 से फ्लक्चुएट करेगा, या बढ़ भी सकता है या घट भी सकता है। मान लेते हैं हम 50% चांस है कि ये बढ़ेगा और 50% चांस है कि ये घटेगा। घटेगा। अब बताओ, इसमें प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पर बढ़ने पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम। अगर बढ़े तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं, हम तो चाहते कि बढ़ो, हमें दिक्कत क्या है यहाँ पर? यहाँ पर प्रॉब्लम है, घट जाने पर प्रॉब्लम है, यानी 50% चांस है, प्रॉब्लम है आपका। तो अगर सिंपल तरीके से मैं ये बोल सकता हूँ कि 50% चांस है कि आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है, लॉस नहीं होगा, मतलब नो प्रॉब्लम। 50% चांस में तो प्रॉफिट है आपका, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि मैं 50% कॉन्फिडेंट हूं, देर विल बी नो लॉस। ध्यान से सुना, मैं क्या बोला मैंने कि मैं 50% कॉन्फिडेंट हूं कि वहां पर लॉस होने वाला ही नहीं है। और इसी को कहा जाएगा, अगर मैं वैल्यू एट रिस्क निकालूं, वैल्यू एट रिस्क निकालूं अगर मैं, तो मैं कह सकता हूं 50% कॉन्फिडेंट मतलब देर विल बी नो लॉस। यानी अल्टीमेटली हम अगर वैल्यू एट रिस्क निकालना चाहें, वैल्यू एट रिस्क अगर मैं निकालना चाहूं एट 50% कॉन्फिडेंस, ध्यान से सुना, हम ये कहेंगे कि 20,000 का तो स्टैंडर्ड डेविएशन है, 20,000 का स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो क्या हुआ? 50% कॉन्फिडेंस में कोई लॉस ही नहीं होगा। हम इसको मल्टीप्लाइड बाय जीरो कर देंगे, ये जीरो आ जाएगा। अब आप पूछोगे मैंने इसको मल्टीप्लाइड बाय जीरो क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर कोई लॉस ही नहीं है। 50% तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि यहाँ पर कोई लॉस ही नहीं, क्योंकि 50% कॉन्फिडेंस क्यों है? क्योंकि 50% चांस तो है प्रॉफिट होने का, या पार में रहेगा, 2 लाख रहेगा, 2 लाख से ज़्यादा होगा, यानी 50% चांस में कोई प्रॉफिट होगा या फिर नहीं होगा, लॉस तो नहीं होगा आपका, है ना। तो मैं 50% कॉन्फिडेंस हूँ कि मेरा लॉस नहीं होगा, तो इसलिए मैंने 50% में निकाला, वैल्यू एट रिस्क क्या है मेरा? जीरो यहाँ पर। अब मैं क्या करूँगा, आपको टेबल समझाऊंगा, टेबल दिखाऊंगा आपको, टेबल के साथ पढ़ाऊंगा ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। ये टेबल का हम यूज़ करते हैं, बेसिकली आपको दिया हुआ रहेगा कि एग्जाम पर्पस के लिए, अगर मैं बताऊं एग्जाम पर्पस में आपको वैल्यू एट रिस्क पूछा जाएगा, जनरली 95% कॉन्फिडेंस, 99% कॉन्फिडेंस, पर थोड़ा सा मजा आना चाहिए ना, थोड़ा समझ में आना चाहिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं। अब देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ये क्या 0.50 है ना, ये 0.50 का मतलब क्या पता है? 50%, 50% है, इसका मतलब क्या हो गया? क्या हो रहा है? एक सेकंड ना, रुक जाओ। अच्छा यहाँ लिख देता हूँ, 50% कॉन्फिडेंस है। 50% कॉन्फिडेंस आपका क्या है कि देखो, वैल्यू यहाँ पर जीरो आ रहा है, जेड स्कोर आपका जीरो आ रहा है, 50% कॉन्फिडेंस में जेड स्कोर जीरो आ रहा है। मतलब सबसे पहले मैं क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा स्टैंडर्ड डेविएशन आपका है कितना? 20,000। आपको स्टैंडर्ड डेविएशन वैल्यू में निकालना है, कितना? 20,000। ये ऑन एन एवरेज आपका रिस्क है, 20,000 ऑन एन एवरेज रिस्क है आपका। मैंने बोला 50% कॉन्फिडेंस में, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जीरो रिस्क, इसलिए मैं क्या किया, 20,000 इंटू जीरो किया, और ये आया कितना? जीरो। और वही आप यहाँ पर भी देख सकते हो, एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि ये 0.50 मतलब 50% ही होता है। 0.50 मतलब क्या? 50%, 50% यानी क्या? 50/100, यानी 0.50 आएगा, और 50% में आपका 0.0 ही आ रहा है। अब अगर हम पूछेंगे 60% का, अगर मैं बात करूँ, तो मुझे 60% ढूंढना पड़ेगा इस टेबल पे। नियरेस्ट 60% कहाँ पर है? आप देख सकते हो 0.5987, 0.6026, ये दोनों में से कोई भी आप ले सकते हो। ये मेरा, चलो मैं ये मान लेता हूँ कि ये 60% कॉन्फिडेंस में,
6.6026 मीन्स व्हाट, 60% कॉन्फिडेंस। अब 60% कॉन्फिडेंस में आप देखो कि क्या वैल्यू आ रहा है, इधर 0.2 है और इधर है 0.06, यानी 0.2, चलो ठीक है, 0.2 प्लस 0.06 क्या होगा, 0.26 होगा। यानी जेड स्कोर आएगा आपका यहाँ पर 60% कॉन्फिडेंस में कितना, 0.2 ये रहा, और प्लस 0.06 कितना आएगा, 0.26 आएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि 60% कॉन्फिडेंस में आपका रिस्क कितने का, 0.26 का है। 0.20 प्लस 0.2 प्लस 0.06 यानी 0.26 आएगा आपका। यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं वैल्यू एट रिस्क निकाल रहे हैं सारा, ठीक है ना, हम वैल्यू एट रिस्क निकाल रहे हैं। यहाँ पर कितना आएगा, 20,000 इंटू 0.26 कितना आएगा, इंटू 0.26, 5200, ये आपका वैल्यू एट रिस्क है यहाँ पर। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 70% कॉन्फिडेंस देख लेते हैं। चलो आप बोलोगे 60-70 करो, 75% कर देता हूँ। 75% कॉन्फिडेंस देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर कितना आ रहा है। 75% कॉन्फिडेंस हमें ढूंढना है टेबल में, 75 के नियरेस्ट में कहाँ पर है, देखो 737374, आराम से मिलेगा 7517, ये रहा नियरेस्ट है 75% के। क्या हो रहा है, एक सेकेंड कहाँ गया, 7517 ये रहा, 7517 आपका, यानी 75% कॉन्फिडेंस हुआ। नियरेस्ट में आपका 7500 नहीं है तो क्या हो चलेगा, ये एकदम नियरेस्ट में हमारा, क्योंकि इससे पहले 7486 है, इसका 7549, ये 75% के नियरेस्ट में। तो 75% कहाँ पर है आपका, 0.6 में है ना, 0.6 और इधर 0.08 यानी 0.68। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कितना, 75% कॉन्फिडेंस में 0.68 है, हम कहेंगे 20,000 इंटू 0.68 इंटू 0.68, 13,600 का आपका लॉस है। वैल्यू एट रिस्क आपका 13,600 का। मतलब मैं आपको सिंपल सी बात समझा रहा हूँ, मुझसे किसी पार्टी ने पूछा कि भैया बताओ ना रिस्क कितना है, मैंने बोला मैं सिर्फ 50% श्योर हूँ कि आपका रिस्क जीरो आएगा, 50% श्योर आपका रिस्क जीरो आएगा। वो उसे पसंद नहीं आया, वो बोला सिर्फ 50% कॉन्फिडेंस है कि तेरा रिस्क जीरो आएगा, थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिखाना। मैंने बोला ठीक है 60% कॉन्फिडेंस दिखाता हूँ, 60% में कॉन्फिडेंट हूँ कि तेरा रिस्क इससे ज़्यादा नहीं होगा, 5200 का रिस्क होगा तेरा। मैं उसने बोला ठीक है थोड़ा और ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिखाना, मैंने बोला ठीक है 75% कॉन्फिडेंस दिखा रहा हूँ मैं कि तेरा रिस्क 13,600 का। मतलब जैसे जैसे हम कॉन्फिडेंस को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हमारा रिस्क भी तो बढ़ते जाएगा, कि मैं 75% कॉन्फिडेंस हूँ कि मेरा इतना लॉस हो सकता है यहाँ पर। अब आगे हम बात करेंगे 90% कॉन्फिडेंस का। 90% कॉन्फिडेंस भी हालांकि यूज़ होता है, हम 90% कॉन्फिडेंस का बात करेंगे। 90% कॉन्फिडेंस के लिए मैं नियरेस्ट 90% देखना पड़ेगा, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, 90 90 90 94 9 90 32 88 है यहाँ पर, और 88 49 89 89 9015 ये रहा, 9015 है, यानी किसमें 1.29 है, इससे पहले नियरेस्ट ये होगा। आप ये भी ले सकते हो क्योंकि ये इससे ज़्यादा नियरेस्ट है ना 90 के, यानी 899 में लेते ना, क्या दिक्कत है, दोनों ले सकते हो कोई दिक्कत नहीं, पर हम ये ले लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कितना आएगा 1.2 और प्लस 0.08 यानी 1.28 आएगा आपका। अब 1.29 भी लो कोई चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, 1.28 ले रहे हैं हम लोग, यानी 20,000 इंटू 1.28 आपका कितना आएगा, 1.28, 25,600। यानी हम बोल रहे हैं कि 90% हम कॉन्फिडेंट है कि 25,600 होगा। तो उसने पूछा क्या इतना ही होगा, मैंने बोला इससे ज़्यादा हो सकता है, पर मैं 90% कॉन्फिडेंस हूँ कि तेरा लॉस इतना ही होगा। मतलब 10% चांस है कि लॉस इससे भी ज़्यादा हो सकता है आपका, 10% चांस है कि लॉस इससे भी ज़्यादा हो सकता है। फिर आगे हम बात करेंगे 95% कॉन्फिडेंस का। मैं बता दूँ ये सारे एग्जाम में नहीं आएंगे, पूछेंगे तो 90 भी नहीं पूछते, 95 और 99 ही पूछेंगे आपको, 95 या 99 कॉन्फिडेंस ही पूछेंगे। अब 95% कॉन्फिडेंस का हम बात करते हैं। 95% कॉन्फिडेंस हम ढूंढेंगे कहाँ पर 95% है, 9505 नियरेस्ट है ये, यानी 1.6 और 0.05 यानी 1.65 आएगा आपका, 1.65 और 20,000 इंटू 1.65 करेंगे तो कितना आएगा, 1633,000 ही आएगा ये तो।
है ना, ये आ गया 33,000 आपका। यानी हम कह रहे हैं हम 95% कॉन्फिडेंस है कि आपका लॉस 33,000 ही होगा। मतलब 5% अभी भी चांस है कि इससे भी ज़्यादा हो सकता है, पर 95% श्योरिटी की लॉस इतना ही होगा। समझ में आया? तो देखो जितना आप कॉन्फिडेंस बढ़ाओगे लॉस उतना बढ़ते जाएगा। फिर 99% कॉन्फिडेंस में बात करेंगे। 99 तो लास्ट वाला ही होगा। नहीं नहीं, 99 लास्ट वाला क्यों होगा? 99 के पास वाला, 99 के पास वाला देख रहे हैं हाँ? 9918, ये रहा 9901, ये 99 के पास वाला है, यानी 2.33, 2.33 आया हमारा। डेट इज कितना आएगा? 20,000 इंटू 2.33 कितना आएगा? 46,600। यानी हम ये कहेंगे कि 99% कॉन्फिडेंस है कि आपका लॉस 46,600 ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। ये हम क्या चीज़ का निकाल रहे हैं? हम इस चीज़ का निकाल रहे हैं कि आपका जो पोर्टफोलियो है ना, ये 2 लाख का पोर्टफोलियो है। हमने ऐसे तो ऑन एन एवरेज बता दिया 20,000 का नुकसान होगा ज़्यादा से ज़्यादा, प्रॉफिट भी हो सकता है नुकसान भी हो सकता है, पर अभी हम प्रॉफिट का बात नहीं करें, अभी हम सिर्फ नुकसान का बात करें। तो अलग अलग कॉन्फिडेंस लेवल में हम अलग अलग नुकसान निकाल रहे हैं। यानी 99% कॉन्फिडेंस में नुकसान इतने का आ रहा है। मतलब यहाँ पर भी आप बोलोगे क्या 1% का रिस्क है? हाँ ये है। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि 1% चांस है कि लॉस इससे भी ज़्यादा हो सकता है। आप बोलोगे 100% कॉन्फिडेंस निकालो ना। 100% कॉन्फिडेंस इस दुनिया में पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, मार्केट में तो कुछ भी हो सकता है। अचानक से क्या हो गया पता नहीं चला आपको। यानी 100% कॉन्फिडेंस निकालना इज इम्पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है। आप देखना अगर टेबल का भी हम बात करें, लास्ट है 99.86, यानी वहाँ पर भी 0.14% आपका अभी भी है कि आपका लॉस उससे भी ज़्यादा हो सकता है, आपका पूरा का पूरा अमाउंट आपका लॉस हो सकता है। यानी आप 100% कॉन्फिडेंस तो दिखा ही नहीं सकते। इसलिए ज़्यादातर जो स्टेटिस्टिकल यूज़ किया जाता है वो 99% का किया जाता है और 95% का किया जाता है, जहाँ पर हम ये बता सकते हैं कि आपका लॉस इतना होगा और यहाँ पर इतना आपका लॉस होगा। तो यही आपका था, ये हम वैल्यू एट रिस्क निकाल रहे हैं इसी तरीक़ा से कि अलग अलग कॉन्फिडेंस लेवल में कितना आपका रिस्क आएगा, वो सारा हमने निकाला। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया। आगे हम क्वेश्चन अभी करेंगे, जो भी क्वेश्चन है वो करेंगे और आपको एकदम सिंपल लगेगा। आप टेंशन बिल्कुल भी ना लो, आपको एकदम अच्छे से सिंपल लगेगा। चलिए हम शुरू करते हैं फटाफट से। हम क्वेश्चन पे आते हैं, उस क्वेश्चन को मैं अच्छी तरीके से समझाऊंगा आपको, ताकि आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। चलो पहला एग्जाम्पल देते हैं। द कंसेप्ट ऑफ वी आर कैन बी बेटर अंडरस्टूड। चलो ठीक है, सपोज यू होल्ड ₹2 करोड़ शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड हुज मार्केट प्राइस स्टैंडर्ड डेविएशन इज 2% पर डे। पर डे आपका 2% आ गया। हम अभी पर डे वगैरह सारा चीज़ हम अच्छे से डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर क्या बोला, 2 करोड़ का आप शेयर होल्ड करते हो और आपका पर डे 2% का स्टैंडर्ड डेविएशन है। मतलब हम नॉर्मल स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेते हैं। 2 करोड़ है ना, इंटू 2% कितना आ रहा है? 4 लाख आ रहा है। यानी स्टैंडर्ड डेविएशन आपका कितना आएगा पर डे? 2 करोड़ इंटू 2%, यानी 4 लाख रुपए का स्टैंडर्ड डेविएशन आपका आया। Assuming 252 trading days a year, determine maximum loss level over the period of one trading day। एक ही ट्रेडिंग डे का निकालने को बोला और दूसरा 10 ट्रेडिंग डेज का निकालने को बोला विथ 99% कॉन्फिडेंस लेवल। 99% कॉन्फिडेंस लेवल पे आपको निकालने को बोले, एकदम सिंपल तरीके से निकालेंगे। चलिए स्टार्ट करते एग्जाम्पल। सबसे पहले हम ये निकालेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन, जो हमने अभी निकाला था 2 करोड़ इंटू 2% पर डे, कितना आएगा आपका? 4 लाख रुपीज़ आएगा। ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन 4 लाख रुपीज़ का आ गया। अब अगर हम बात करेंगे वैल्यू एट रिस्क, 99% कॉन्फिडेंस में हम बात करेंगे। अगर हम 99% कॉन्फिडेंस का बात करें कि 99% कॉन्फिडेंस में आपका वैल्यू एट रिस्क क्या आएगा, तो हमें चेक करना पड़ेगा टेबल से, है ना। हम ये चेक करेंगे कि 99% कॉन्फिडेंस में कितना आपका हो सकता है वैल्यू। ये रहा हमारा निकाला हुआ, ये 99% कॉन्फिडेंस में 2.3 और इधर भी ये 3 है 0.03, यानी 2.33। कितना है वैल्यू? 2.33 है। देयर फोर वी आर होगा 99% में कितना? 4 लाख। तो आपका नॉर्मल है, आपका अराउंड द मीन फ्लक्चुएट कर रहा है, इसको मल्टीप्लाइड बाई 2.33 कर देंगे, हमारा वैल्यू आ जाएगा 9,32,000। यानी सिंपल, आपको क्या करना है, आपको जो स्टैंडर्ड डेविएशन उसमें जेड स्कोर लगा देना है। ये क्या हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन और इसमें ये क्या जेड स्कोर। जेड स्कोर हमने लगा दिया, हमारा वैल्यू आ गया वैल्यू एट रिस्क। अब पूछोगे कि यहाँ पर क्या हम अलग अलग दूसरा भी निकाल सकते थे? यस, हम निकाल सकते हैं आराम से।
हम 50% कॉन्फिडेंस भी निकाल सकते हैं यहाँ पर। तो उस वैसा केस में इसको मल्टीप्लाई करेंगे 50% कॉन्फिडेंस वाला वैल्यू, डेट इज 0 था वो। तो आप 60% भी निकाल सकते हो, 70 भी निकाल सकते हो, 80 भी निकाल सकते हो, 90 भी निकाल सकते हो, 95 भी निकाल सकते हो, 99 भी निकाल सकते हो। हमने तो निकाला 99, 100 नहीं निकाल सकते, 100 पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पर हमने 99% कॉन्फिडेंस में निकाल लिया कि वैल्यू एट रिस्क क्या होने वाला है आपका। यहाँ तक हमने समझा। अब आगे हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर फर्दर आपको और भी कुछ पूछा है। आपसे पूछा गया कि 10 ट्रेडिंग डेज का बताओ। आपको याद होगा अगर हम जब पोर्टफोलियो पढ़ते हैं तो पोर्टफोलियो पढ़ते समय हम ये मानते हैं कि वेरिएंस ही रिस्क है। स्टैंडर्ड डेविएशन को रिस्क नहीं माना जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन को जस्ट एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म माना जाता है। मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन का वर्ड में देखो ना, डेविएशन मतलब वेरिएंस, डेविएशन मतलब वेरिएंस ही होता है। और उसके आगे स्टैंडर्ड वर्ड क्यों लगा? क्योंकि वो स्टैंडर्डाइज फॉर्म में। क्योंकि आप देखो, आप वेरिएंस के बिना स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल नहीं सकते। और जनरली वेरिएंस आप कहीं पर भी बताओ दैट इज प्रॉपर, वो रिस्क है। पर हम स्टैंडर्ड डेविएशन क्यों निकालते? ताकि उसे स्टैंडर्डाइज फॉर्म में कन्वर्ट करें। और अगर आप दूसरा सिचुएशन में आप रिस्क पे पोर्टफोलियो भी अगर आप निकालते हो तो आप क्या करते हो? वेरिएंस के थ्रू निकालते हो। अगर आपका रिस्क कटना है तो वेरिएंस के थ्रू ही कटेगा वो। उसके बाद फाइनली जब आपका वेरिएंस ऑफ ए पोर्टफोलियो निकलेगा फ्रॉम वेरिएंस ऑफ द स्टॉक, तब भी आप उसे स्टैंडर्ड डेविएशन में कन्वर्ट करते हो। इसलिए आपको ये ध्यान में रखना है कि कभी भी हम स्टैंडर्ड डेविएशन के थ्रू नहीं जाते, हम हमेशा वेरिएंस के थ्रू जाते हैं। मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर आप देखो 1 ट्रेडिंग डे का पूछा है और 10 ट्रेडिंग डेज का पूछा है। आप कहते कि अगर एक दिन का स्टैंडर्ड डेविएशन अगर 4 लाख है तो 10 दिन का आप बोलते 4 लाख इंटू 10, गलत हो जाएगा आपका ये। मैं बता दूं, अगर एक दिन का स्टैंडर्ड डेविएशन 4 लाख है ना आपका, तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन 10 दिन का आपको पहले वेरिएंस के फॉर्म में जाना पड़ेगा। मतलब मैं समझा देता हूं कैसे। स्टैंडर्ड डेविएशन अगर हम 10 डेज का बात करेंगे, हम ये कहेंगे 2% पर डे है ना। एसडी आपका 2% पर डे। तो मतलब हम ये कह सकते हैं वेरिएंस आपका क्या होगा, इसका स्क्वायर, 2% स्क्वायर पर डे हो जाएगा आपका। आपको वेरिएंस पे जाना पड़ेगा यहाँ पर। मतलब ये क्या आएगा? 4% स्क्वायर पर डे, ये आपका चला जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, ये आपका वेरिएंस 1 डे का है ना। हम निकालेंगे वेरिएंस 10 डेज का। अब हम कर सकते हैं 4% स्क्वायर इंटू 10, ये कितने दिनों का है? 10 डेज का ही है। यानी कितना आएगा? 40% स्क्वायर। ये वेरिएंस आपका 10 डेज का आ गया। मतलब हमने एस डी से नहीं निकाला, मल्टीप्लाइड बाय 10 नहीं किया, हमने वेरिएंस से मल्टीप्लाइड बाय 10 किया। अब ये वेरिएंस आ चुका आपका। अब हम क्या करेंगे? एस डी निकालेंगे 10 डेज का। इसी से 40% स्क्वायर को रूट कर देंगे, यानी कितना आएगा? 6.3245। और ये 1% कट गया, एक ही आपका रहेगा। यानी हमने एस डी निकाल लिया कितना? 6.3245%। अब अगर हम निकालते हैं वैल्यू, देयर फोर एस डी 10 डेज का क्या होगा? 2 करोड़ इंटू 6.3245%, क्योंकि 2 करोड़ पे तो निकालना आपको। यानी 2 करोड़ 0.3245%। ये 1264, पहले कितना आया था? ज़्यादा तो नहीं आ रहा है, 4 लाख था ना। और इधर हाँ ठीक है, 1264,900 ये हमारा आया स्टैंडर्ड डेविएशन 10 डेज का। अब हम क्या करेंगे? वैल्यू एट रिस्क निकालेंगे सिंपल वे में। 99% कॉन्फिडेंस, 1264,900 आपका एच डी आ गया। इस पर हम क्या करेंगे? जेड स्कोर लगा देंगे ना 99% कॉन्फिडेंस का, वो तो सेम ही रहेगा 2.33। ये 2.33 हमने यहाँ पर लगा दिया, हमारा आंसर आ जाएगा अल्टीमेटली। कितना आ रहा है? 2947217, ये हमारा आंसर आ गया। इस तरीके से हमने इसे अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया। मतलब आपको एकदम ध्यान से इतना दिमाग में रखना है, बस ये दिमाग में रखो कि पहले स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू निकाल लिया। कैसे निकाला? वैल्यू ऑफ ए पोर्टफोलियो में एसडी लगा दिया। स्टैंडर्ड डेविएशन मैंने निकालना भी सिखाया आपको कि कैसे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालता है। स्टैंडर्ड डेविएशन का आपने वैल्यू निकाल दिया। अब जो जेड स्कोर है, जो जेड स्कोर आपको टेबल से मिलेगा, जनरल एग्जाम में गिवन में दिया हुआ रहेगा आपका, आपको उससे मल्टीप्लाई करना, वैल्यू एट रिस्क आ जाएगा। बस कॉन्फिडेंस लेवल देखना है। कॉन्फिडेंस लेवल अलग अलग, कॉन्फिडेंस लेवल का आपका अलग अलग जेड स्कोर है। और एग्जाम परस्पेक्टिव में मैं आपको बता दूं, जेड स्कोर 2 ही काम आएगा आपका। ये आप अभी से याद कर लो अगर बाई चांस एग्जाम में नहीं देगा तो। 95% कॉन्फिडेंस में आपका है और 99% कॉन्फिडेंस। यहाँ पर 1.65 है, यहाँ पर 2.33 है। बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है दोनों का। ये आप ध्यान में रख लोगे, बात खत्म, यहाँ तक हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया, ये एग्जाम्पल। अब एक और क्वेश्चन है, वो भी फटाफट करा देता हूँ मैं आपको। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर
आप यहाँ पर देख सकते हो, कंसीडर ए पोर्टफोलियो कंसिस्टिंग ऑफ ए ₹200 लाख यानी 2 करोड़ ही हो गया इन्वेस्टमेंट इन शेयर XYZ एंड ₹200 लाख इन्वेस्टमेंट इन शेयर EBC। अच्छा, इस बार अपनी दो जगह पैसा लगाया, एक तो पोर्टफोलियो में लगाया यानी एक XYZ में पैसा लगाया, दूसरा ABC में, दोनों में पैसा लगाया और इक्वल इन्वेस्टमेंट है यानी वेट्स क्या होगा, वेट ऑफ X भी 0.5 होगा, वेट ऑफ Y भी 0.5 होगा क्योंकि इक्वल पैसा लगाया ना दोनों जगह पे। द डेली स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बोथ साइड इज 1%। SD आपका पर डे, डेली बोला ना इसलिए पर डे कितना है 1% है। एंड एट द कोएफिशिएंट कोरिलेशन बिटवीन देम इज 0.3। ये क्या हो गया, R अगर XY ले तो RXY हो गया 0.3, पोर्टफोलियो में पढ़ा होगा आप लोगों ने। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द 10 डे 10 दिन का 99% वैल्यू एट रिस्क फॉर द पोर्टफोलियो। सिंपल है। चलो, तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ेगा। कब का आपको पता है, पोर्टफोलियो का निकालना पड़ेगा। हम ये कह सकते हैं SD ऑफ XYZ कितना है, चलो ना यही करते हैं, SD ऑफ XYZ कितना है आपका 1% है पर डे, है ना, पर डे आपका 1% हुआ। तो देयरफॉर हम ये कह सकते हैं वेरिएंस ऑफ XYZ कितना होगा 1% स्क्वायर हो गया पर डे, यानी अल्टीमेटली क्या आएगा, ये 1% स्क्वायर ही होगा, 1 × 1 1 ही होते हैं, ये हमने निकाल दिया। फिर हम बात करेंगे SD ऑफ, चलो हम इसका 10 डेज का कर लेते हैं ना, क्योंकि हमें निकालना है तो कितने दिन होगा, हमें 10 दिन का निकालना है, तो हमें 10 दिन का ही चाहिए, तो अभी हम निकालेंगे 10 दिन का, क्योंकि एक दिन का है ना, हमें तो 10 दिन का निकालना है। हम निकालेंगे वेरिएंस ऑफ XYZ, ये आपका 1 डे था, ये आपका हो गया 1% स्क्वायर इंटू 10, और ये आपका 10 डेज का हो गया, यानी 10% स्क्वायर हो गया आपका। देयरफॉर SD ऑफ XYZ 10 डेज का कितना हो गया, 10 का रूट 3.1622%, ये हमारा आ गया। अब सिमिलरली देखो ABC का भी तो 1% ही है, तो यही आने वाला है। सिमिलरली SD ऑफ ABC 10 डेज का कितना आएगा 3.1622 ही आएगा परसेंटेज, ये हमने निकाल लिया यहाँ पर। अब हमें क्या निकालना है, रिस्क ऑफ ए पोर्टफोलियो निकालना है सबसे पहले, तभी तो हम SD ऑफ ए पोर्टफोलियो निकालेंगे। रिस्क ऑफ ए पोर्टफोलियो आपको याद है, A² + B² + ट्वाइस AB की तरह हम लोग करते थे, या फिर हम लोग ऐसे करते थे वेट स्क्वायर इंटू वेरियंस प्लस वेट स्क्वायर इंटू वेरियंस प्लस 2 इंटू वेट इंटू कोवेरियंस, इस तरीके से हम लोग करते थे। तो यहाँ पर आप देखो वेट स्क्वायर इंटू वेरियंस यानी 0.5 भी तो दोनों का वेट है, 0.5 स्क्वायर यहाँ पर हुआ, 0.5 स्क्वायर यहाँ पर हुआ, और दूसरी जगह में 2 इंटू वेट लगाते थे, यानी 2 इंटू 0.5 लगाते थे। इसका एक और तरीका था, हम कहते थे कि 0.5 को स्क्वायर करने पर ये 0.25 हो जाता है, और यहाँ पर भी 0.5 को स्क्वायर करने पर 0.25 हो जा रहा है, यानी इसमें से 0.25 कम हो गया, इसमें से 0.25 कम हो गया, ऐसे छुड़ा के यहाँ पर दिया जाता है 0.50, यानी आप देख सकते हो 0.25 0.50 1 हो गया आपका यहाँ पर। तो इस तरीके से हमने क्या किया, वेट स्क्वायर किया, और ये भी आपका 0.50 ही आएगा, तो हमने डाल दिया। अब इसमें क्या लगेगा, वेरिएंस लगेगा, वेरिएंस यानी XYZ का अगर हम लगाए तो 3.1622 स्क्वायर, अल्टीमेटली तो 10 ही होने वाला है, यहाँ पर भी 3.1622, ये भी क्या होगा स्क्वायर, यानी 10 ही होने वाला है। और यहाँ पर क्या आएगा 2 इंटू वेट इंटू कोवेरियंस, तो हम क्या करेंगे, कोवेरियंस हमें निकालना पड़ेगा। चलिए हम ये काम करते थोड़ा सा स्पेस बना के, क्योंकि कोरिलेशन दिया हुआ है ना, तो थोड़ा स्पेस बना के पहले कोवेरियंस निकाल लेते हैं। ये पूरा पोर्टफोलियो के जैसे हम सीख रहे हैं यहाँ पर हम लोग। देयरफॉर कोवेरियंस क्या होगा, RXY इंटू SD ऑफ X SD ऑफ Y, है ना, इस तरीके से निकालते थे हम लोग। तो दोनों के SD में दोनों को SD में लगा देंगे कोरिलेशन, और दोनों का SD क्या है, ये हाँ दोनों का SD क्या हो गया, ये वाला हो गया 3.1622 3.1622। 10 डेज का बात करें हम लोग, कोवेरियंस भी 10 डेज का निकलेगा, सब कुछ 10 डेज का निकलेगा। तो यहाँ पर आपका कोवेरियंस कितना है, कोरिलेशन है 0.3 का, 0.3 इंटू 3.1622 इंटू 3.1622, यानी 3 आएगा आपका, 2.99 आ रहा है, यानी 3 लिख सकते हैं हम इसे, यानी कोवेरियंस आपका क्या है 3 आया। अच्छा, तो चलो अभी हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इंटू कोवेरियंस हमने लिख दिया 3। इस तरीके से अब हम क्या कर सकते हैं, हम वैल्यू निकाल लेंगे
0.35, ये तो आपका 10 ही होगा। 0.25 इंटू 10 कितना होगा? 2.5 प्लस है, हाँ यहाँ पर प्लस है, प्लस ये भी 2.5 होगा, और प्लस 3 इंटू 0.5 कितना होगा? 1.5 होगा, यानी कितना आएगा? 6.5 आया ना आपका। रिस्क ऑफ योर पोर्टफोलियो आपका 6.5, ये तो वेरिएंस है आपका। अब एसडी करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 6.5 को रूट करेंगे, यानी 2.549, यानी 2.55 हम कह सकते हैं। 2.55 आपका आ गया। ये क्या आपका एस डी ऑफ ए पोर्टफोलियो कितने दिनों का? 10 दिनों का। यानी पोर्टफोलियो की तरीके से हमने निकाला। यहाँ पर आप लिख सकते हो वेट स्क्वायर इंटू वेरियंस प्लस वेट स्क्वायर इंटू वेरियंस प्लस 2 इंटू वेट इंटू कोवेरियंस। ठीक है, ये आपको पोर्टफोलियो में ध्यान में होगा। इस तरीके से हमने एस डी ओ पे पोर्टफोलियो निकाल लिया। अब अगर एस डी ओ पे पोर्टफोलियो 2.55% है, हमारे पास वैल्यू तो है ही, देयरफॉर हम लोग एस डी इन वैल्यू निकाल सकते हैं। 400 लाख है ना टोटल दोनों का मिला के, पोर्टफोलियो का वैल्यू तो 400 लाख है, इंटू 2.55% कर दिया। कितना आ रहा है? 10,20,000। 10,20,000 हमने निकाला एस डी। और अब हमें क्या निकालना है? वैल्यू एट रिस्क। 99% कॉन्फिडेंस पे निकालना है ना हमें। तो 99% कॉन्फिडेंस में क्या करेंगे? 10,20,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 2.33, क्योंकि मैंने बताया था 99% कॉन्फिडेंस में आपका 2.33 है। यानी पहले तो हमने अभी तक क्या किया? हमने पोर्टफोलियो पढ़ा पहले वाला, उसके बाद अभी हम निकाल रहे हैं। यानी वैल्यू एट रिस्क निकालना कितना सिंपल है, देखो ना, यानी 23,76,600 आपका वैल्यू एट रिस्क आ गया 99% कॉन्फिडेंस में। अलग अलग कॉन्फिडेंस में भी आप आराम से निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस तरीके से हमने क्या किया? वैल्यू एट रिस्क फाइनली हमने खत्म कर दिया। डेट मीन्स हमारा कंप्लीट हो रहा है यहाँ पर। फिर इसके बाद हम थोड़ा सा वैल्यू एट रिस्क का थ्योरी देख लेंगे, चलेगा? चलो थ्योरी पे आ जाते हैं हम। वैल्यू एट रिस्क का थ्योरी, ये ऑब्वियसली मेजरमेंट ऑफ रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट है। और हम यहाँ पर वर्ड्स के सिनेरियो निकालते हैं ना, अलग अलग कॉन्फिडेंस लेवल पे निकालते हैं, कितना लॉस होगा ये भी बताते हैं हम लोग। यहाँ पर ये सब सारा चीज़ ज़रूरी नहीं। फीचर्स ऑफ वीआर आपका एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, तो हम क्या करेंगे, इसे हमने समझ तो लिया वैल्यू एट रिस्क के, हम इसे याद कर लेंगे। अब देखो सिंपल सिंपल पॉइंट यहाँ पर, कंपोनेंट्स ऑफ कैलकुलेशन, जैसे कि आप वीआर कैलकुलेशन कैसे करते हो? टाइम पीरियड, अलग अलग टाइम पीरियड, 1 दिन का, 10 दिन का, 20 दिन का, महीना भर का, सबका आप निकाल सकते हो वैल्यू एट रिस्क। और अलग अलग कॉन्फिडेंस लेवल पे निकाल तो 95%, 99%, मैं बता दूँ 90% भी होते हैं, पर यहाँ पर आपको 95%, 99% के बेसिस में निकालना है। और हम वैल्यू एट रिस्क लॉस इन परसेंटेज और इन अमाउंट पे भी निकालते हैं। जनरली हमने अमाउंट पे निकाला, आप चाहो तो परसेंटेज पे भी निकाल सकते हो। कैसे निकालते हैं परसेंटेज पे? आप देखते हैं कि टोटल वैल्यू है 400 लैक्स का, और इसमें इतना का आपका रिस्क है, तो हम ये निकालेंगे 2376600 डिवाइडेड बाई 400 लैक्स इंटू 100, तो आपका आएगा 5.94%। ये आपका परसेंटेज आ रहा है। तो इस तरीके से अब ये परसेंटेज में निकालोगे चलेगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी हम दोनों बेसिस में वैल्यू एट रिस्क निकाल सकते हैं। हमने वैल्यू में निकाला क्योंकि ऐसे एक आंसर भी वैल्यू में, तो हमने वैल्यू में निकाला। वैसे ही यहाँ पर लॉस इन परसेंटेज भी निकाल सकते हो या फिर अमाउंट पे भी निकाल सकते हो, जो कि मैंने आपको समझाया। और ऑब्वियसली हम लोग स्टेटिस्टिकल मेथड, डेट इज स्टेटिस्टिकल टूल यूज़ करते हैं, तभी हमें जेड स्कोर का पता चलता है। उसी के बेसिस में हम निकाल के डिटरमाइन करते हैं। टाइम होराइजन जनरली है ही आपका, क्योंकि वी आर हम लोग 1 दिन का, 10 दिन का, 20 दिन का, महीना, सप्ताह, सबका निकाल सकते हैं हम लोग, है ना? अलग अलग डेज का, मंथ का निकाल सकते हैं टाइम होराइजन है। ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी, अलग अलग प्रोबेबिलिटी के बेस में हम लोग मैक्सिमम लॉस एज्यूम करते हैं ना, कि 90% चांस है, 95% चांस है। ये प्रोबेबिलिटी आपको बस याद कर लेने। यहाँ पर कंट्रोल रिस्क, यहाँ पर जैसे स्टॉप लॉस वगैरह भी लगाया जाता है, तो यहाँ पर हम लोग सेलिंग लिमिट्स डिस्कस कर लेते हैं, डिसाइड कर लेते हैं कि क्या सेलिंग लिमिट है। मैं ये ज़्यादा डिस्कशन एकदम डीप नहीं जा रहा, क्योंकि प्रैक्टिकल इसका आंसर आता है। इसका क्वेश्चन अगर बाई चांस थ्योरी क्वेश्चन आ गया तो आपको रट के जाना पड़ेगा। यहाँ पर सिंपल सा तरीका है, क्योंकि यहाँ पर थ्योरी इस तरीके से लिखा हुआ है जिसका रियल प्रैक्टिकल से इतना ज़्यादा कोई लेना देना नहीं है। हमने ऑलरेडी समझ लिया प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स क्या। फिर जेड स्कोर का बात करें तो जेड स्कोर में वही स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दूर है मीन वैल्यू से, वही जेड स्कोर हमें बताता है ओवरऑल। और जब हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन से मल्टीप्लाई करते हैं ना जेड स्कोर को, तभी तो वी आर आता है, जो मैंने आपको बताया था अभी। स्टैंडर्ड डेविएशन को, स्टैंडर्ड डेविएशन से जेड स्कोर को मल्टीप्लाई कर दो, आपका वी आर रेडी है, आपका आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये याद कर लेना, ध्यान रहे फीचर्स ऑफ वी आर आ सकता है एग्जाम में क्वेश्चन। एंड उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ वी आर,
वी आर एन कैन बी अप्लाई, किस लिए हम लोग अप्लाई करते हैं हम लोग, ताकि हम लोग मैक्सिमम लॉस डिटरमाइन कर सके कि ज़्यादा से ज़्यादा कितना लॉस हो सकता है, 99% कॉन्फिडेंस में कितना लॉस हो सकता है। क्योंकि हमने देखा था कि जब एग्जाम्पल जो बेसिक हमने किया था, जहाँ पर हमने देखा था कि 20,000 का हमारा एस डी है, मतलब हम 20,000 का लॉस मान रहे हैं, पर मैक्सिमम लॉस हमने निकाला कि कितना हो सकता है 99% कॉन्फिडेंस में, 46,600। तो ये मैक्सिमम लॉस आपको बताता है कि कितना हो सकता है। और फिर बाद में ये बेंचमार्क डिसाइड करता है फॉर परफॉर्मेंस मेजरमेंट। आपको पता चलता है कि अगर वीआर बहुत ज़्यादा आ रहा है तो आपको पता चल रहा है कि ख़राब है, इसका परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं हो रहा है। ऑब्वियस सा बात है, इसका पास्ट का ट्रैक रिकॉर्ड के बेसिस में तो एसडी आएगा और उसी के बेसिस में आपका वीएआर आएगा। तो वीआर से आपको पता चलता है कि इसका परफॉर्मेंस कितना अच्छा है या कितना ख़राब हो रहा है। और वीआर के बेसिस में हम लोग लिमिट्स फिक्स कर सकते हैं कि हमें कितना फंड वगैरह क्या लगाना है, ये सारा चीज़ डिस्कस कर सकते हैं हम लोग। और ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज में बहुत ज़्यादा काम आता है, क्योंकि ये बहुत अच्छा टूल है जो सबसे पहले न्यूयॉर्क में यूज़ किया गया, अब तो ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज़ किया जाता है। ये बहुत अच्छा एक टूल है, टूल फॉर एसेट्स एंड लाइबिलिटी मैनेजमेंट। तो इस तरीके से ये सारा पॉइंट आपको बस क्या करना है, जस्ट रीड करके याद करके जाना है, बस बात ख़त्म। अदरवाइज एग्जाम में क्वेश्चन तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही आएगा जो मैंने आपको करा दिया है, बस वो सारा फॉलो अप करना है। तो हमने वी आर अल्टीमेटली ख़त्म कर लिया। ठीक है, तो हमने अभी तक ऑल टुगेदर हमने सारा कवरेज कर लिया है। हमने स्ट्रेटेजी जो रिस्क था हमारा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क हमने पढ़ा था, एवोल्यूशन ऑफ फाइनेंशियल रिस्क पढ़ा था हमने, एंड उसके बाद वैल्यू एट रिस्क पढ़ा। तो ऑल टुगेदर हमने रिस्क मैनेजमेंट कंप्लीट कर लिया।